जिस शख्स को निभाना आता है ना, तो वो किसी एक के साथ भी निभा सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट भी आया जिसके 120 रिलेशनशिप्स रह चुके थे। 120 गर्लफ्रेंड्स। गॉड, टीनेजर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज, स्कूल के बच्चे खुद आकर अपनी रिलेशनशिप इश्यूज और जिस इंटेंसिटी के साथ वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके जाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि इनके पेरेंट्स किधर हैं। आजकल में जो सबसे बड़ा टीचर है ना आपके बच्चों का, वो आपका फोन है। उन्होंने जो सीखना है वहां से सीखना है। ट्रेंड क्या है, क्या एक्सपोजर है, क्या वैल्यूज हैं, कौन सी चीज को किस तरह से कहना है, ठीक है, कौन सी चीज गलत है। हाउ टू ट्रस्ट अ राइट पर्सन। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप ग्रो नहीं कर रहे ना, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम किसी भी शख्स के पास बैठते हैं और हमें लगता है कि उसकी और मेरी चीजें मैच कर रही हैं, वाइब्स मैच हो रही हैं, और विद इन अ सेकेंड हम सब कुछ वेंट आउट कर देते हैं। True. आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप इतने ड्रेन हो चुके हैं, आपकी सेम रूटीन है, अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे, तो नेचुरली आपकी बॉडी कभी भी पॉजिटिवली एक्ट नहीं करेगी। सबसे बड़ा रीजन क्या है डिवोर्स का? हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। हमें अपना ही नहीं पता कि मेरी वीक पॉइंट्स क्या हैं। प्लीज शादी से पहले आप बैठकर बात करें, जहां पर आप ये डिस्कशन करती हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं, थीम कैसा होना चाहिए, ट्विनिंग करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, फोटोशूट वाला करना है। प्लीज उनको बैठकर डिस्कस करें। इफ यू आर नॉट रेडी, आप प्रिपेयर नहीं है एक अच्छी माँ और एक अच्छा बाप बनने के लिए, प्लीज खुदा का वास्ता है आप कोई बच्चा पैदा ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो पॉडकास्ट है, इस पे जो भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो लिटरली ऐसी डिस्कशन है जिससे हम हर दूसरे दिन या तो गुजर रहे होते हैं या अपने इर्द गिर्द किसी को गुजरते हुए देख रहे होते हैं। और एक वो जो तकलीफ है वो बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। उस तकलीफ को सफ़र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे कैसे निकलना है, ये सिर्फ आपको एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना वही सजेस्ट कर सकता है। तो इसलिए आज हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्ती साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे गाइड करेंगी और चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी। मैं इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने वाली हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे पास है हमारी बड़ी अच्छी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि है मुबशरा तैयबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। ज़ैनब, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस जो एक डिस्कशन हम करने जा रहे हैं ना वो मुझे बड़ी एक इंटेंस वो दे रही है फीलिंग्स और सारा। अच्छा, सबसे पहले इंटेंसिटी पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजिस्ट ही क्यों बनी आप? ऐसा क्या इस फील्ड ने अट्रैक्ट किया आपको? अच्छा, लाइफ में कुछ डिसीजंस आपके होते हैं, कुछ डिसीजंस अल्लाह ताला के होते हैं। बेशक। और मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में बाय चॉइस नहीं हूँ, बाय चांस हूँ। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब भी लगा कि बाय चांस इसमें हूँ, किसी और जगह होना चाहिए था। लेकिन जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मैंने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करने की जब कोशिश की, और जब मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, हॉस्पिटल हमारे विजिट स्टार्ट हुए और मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आई, तो मुझे लगा ये फील्ड ही मेरे लिए बनी थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इसमें बाय चॉइस हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की इस फील्ड में आने के लिए। मैं आई इसमें बाय चांस हूँ, लेकिन अभी मैं बाय चॉइस हूँ। अभी मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे ये फील होता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत फील्ड है ना, तो वो मेरी फील्ड है, साइकोलॉजी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट होना एक टास्क है कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं आप उनके साथ एक बड़ा रिलेशन, एक बॉन्ड क्रिएट करते हो जो कि बाद में आपकी पर्सनालिटी को भी बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है। इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपनी दूंगी। जैसे मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं आके वो अपनी स्टोरीज सुना के जाते हैं, जैसे अगर मैंने दिन की 10 स्टोरीज भी सुनी है ना, तो कम से कम 2 से 3 ऐसी होती हैं जो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो जो एनर्जी है वो मुझे अगले 24 या 48 आवर्स तक तंग करती रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? अच्छा ज़ैनब, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है। इवन तो मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्लिनिक से निकलने के बाद मैं इतना अच्छा फ़ील करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उतना अगर घर में रेस्ट कर रही हूँ तो उसके बाद भी इतना अच्छा फ़ील नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि कभी भी मेरे किसी भी क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम आज तक मुझे नेगेटिवली अफ़ेक्ट नहीं किया है। उल्टो मैं बहुत कुछ सीख के निकलती हूँ, हमेशा ऑफ कोई नई कोर्स। स्टोरी, कोई नया लेसन, कोई नया पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है मैं इतना कुछ गेन कर रही होती हूँ, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आना होता है वो आता ही नहीं है। उसके बाद मेरी सेल्फ केयर बहुत अच्छी है और माशाल्लाह। मैं बहुत एक सेल्फ लव वाली बंदी हूँ जो अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे बहुत फोकस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ परेशानियाँ आई हैं या कुछ स्ट्रगल्स या आपके बहुत कोई वीक टाइम आपके ऊपर आता है, तो मेरी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन किसी भी क्लाइंट की वजह से मैं आज तक कभी भी इमोशनली मैं डिस्टर्ब नहीं हुई हूँ, मेंटली मैं डिस्टर्ब नहीं हुई हूँ। किसी भी वजह से मुझे लगता है कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं किया आज तक। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम पहले डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आप मुझे बता रही थी कि आपके सारे सिबलिंग्स जो हैं वो अब्रॉड होते हैं।
तो आप पाकिस्तान में क्यों हैं? साइकोलॉजिस्ट का तो बाहर जितना इम्पैक्ट या रोल हम देखते हैं, पाकिस्तान में शायद उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। इज दैट ट्रू? पाकिस्तान में वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं है। जब तक आपको ये ना पता हो कि जो फिजिशियन डॉक्टर है वो आपके फीवर का इलाज कर सकता है और आपको किसी भी बीमारी से बचा सकता है, तब तक आपको उसकी वर्थ का अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह से यही नहीं पता कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा नोटिस करेंगी कि जब भी आपको कोई मेडिकल इशू होता है तो वो आपके डायरेक्ट मेंटल हेल्थ की वजह से ही होता है। ट्रू। क्योंकि सबसे पहले आपको किसी ना किसी बात का स्ट्रेस होता है जो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है और जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम आता है, ट्रू। आपकी बॉडी में कोई ना कोई इशू होता है। लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं नहीं, बायोलॉजिकल मसला है, कोई मेडिकल इशू है, लेकिन हम रूट कॉज पर अगर जाएंगे तो वो पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। ट्रू। जहाँ तक बात है कि ऑब्वियसली मेरे सारे सिबलिंग्स जो हैं वो अब्रॉड हैं और उनकी भी बहुत ख्वाहिश है कि मैं भी बाहर चली जाऊँ। और यहाँ पर पहली तो रीज़न ये है कि मेरे पेरेंट्स इधर हैं और सेकेंडली आई रियली विश कि मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वो फेज़ नहीं आया कि जहाँ पर मैं बिल्कुल जो है वो वॉकआउट करूँ फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग कि जो है वो चीज़ें मेरे हक में बेहतर अगर जो अब्रॉड है तो बेहतरीन है वो हो आपके लिए, वो हमारी यही बेहतरीन हो। दुआ है आई आपके एम वेरी लिए। हैप्पी इन पाकिस्तान एज अल्हम्दुलिल्लाह। वेल। और मुझे लगता है कि जब तक आपको पाकिस्तान में अच्छा आप कर रहे हो उसको आप ज़रूर करो। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप जाओगे बाहर तो डेफिनेटली ऑफ आई विल कोर्स गो। पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। या अच्छा प्लीज मुझे ये बताइएगा कि क्लिनिक में सबसे ज्यादा रिपोर्टेड प्रॉब्लम जो है वो क्या है? अच्छा ज़ैनब, पहले मैं बात करती थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज, ओसीडी, इस तरह की जो केसेस थे वो ज़्यादा थे। लेकिन मैं पिछले अगर कोई 1 साल से बात करूँ तो जो मेजर मेरे पास इश्यूज आ रहे हैं वो रिलेशनशिप्स के आ रहे हैं। चाहे वर्क प्लेस पर हैं, चाहे घर में पेरेंट्स और बच्चों की बात करें, या आप स्पाउस की बात करें, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, या फिर आपके जो बिफोर मैरिज आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बाद में किस तरह के आपको इफ़ेक्ट करते हैं। और इसी तरह के आजकल हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बहुत कॉमन हो चुका है। तो दीज आर द इश्यूज़ जो बहुत कॉमन है और जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं मेरे क्लिनिक पर। डॉक्टर साहिबा आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? मैं एब्सोल्युटली, मैं भी बिल्कुल, जब मेरे पास केसेस आते हैं आप उनकी कभी हिस्ट्री सुने, मेरे साथ कभी 2 दिन बैठे, आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारी जो यूथ आजकल जिन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, तो आपको वाक़ई लगता है कि वो आपको सोचना पड़ता है कि मैं वाक़ई पाकिस्तान में बैठ के अपने क्लाइंट्स डील कर रही हूँ या मैं वेस्ट में बैठ के अपने क्लाइंट्स डील कर रही हूँ। अच्छा इसका रीजन क्या है? कोई एक स्पेसिफिक रीजन, फिर हम मल्टीपल रीजंस की तरफ आते हैं। क्या अच्छा, मसला क्या है? मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम लगता है, वो लगता है तरबियत का। हम्म। कि जहाँ पर पहले यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, तो मोरल वैल्यूज़ पर और आपका जो तरबियत थी उस पर बहुत फोकस होता था। और अगर कुछ कमी वहाँ से रहती थी तो फिर पेरेंट्स उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, फिर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते थे। ट्रू। आजकल मुझे लगता है कि अगर मेरे क्लिनिक पर टीनेजर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज, स्कूल के बच्चे खुद आकर अपनी रिलेशनशिप इश्यूज और जिस इंटेंसिटी के साथ वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनके जाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि इनके पेरेंट्स किधर हैं। अगर मैं उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से, एक बच्चा मेरे पास क्लिनिक पर आया और मैं उसको एनालाइज करके देख सकती हूँ कि अगर मैं इसके घर में होती, या मैं इसकी बड़ी बहन होती, या मैं इसकी True. मदर होती, या मैं इसके फादर की जगह होती, तो मैं किस तरीके से एनालाइज करती, मैं ऑब्जर्व करती कि मेरे बच्चे के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, मेरा बच्चा आजकल किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मेरे बच्चे के आने जाने के स्केजुअल्स क्या हैं। मुझे लगता है कि मेन एक जो चीज़ है वो तरबियत है। और अगर आप तरबियत में अपना उस तरह से रोल प्ले नहीं करेंगे तो आजकल का बच्चा जो है वो आपके दीन से बहुत दूर है। जब वो दीन से दूर है तो वो आपकी किसी मोरल एथिकल वैल्यूज़ को वो कंसीडर करेगा ही नहीं। आप किसी भी बच्चे से पूछें और आप उनसे कहें कि आपने गलत किया है, जनरली आप ऑडियंस में बैठे हो, यूथ आजकल की जो जनजी और जनएल्फा है, वो कहेगी आप क्या हर वक्त जो है, ये अभी कल की बात है, मेरी कॉलीग थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर ग्रेड के, और वो उस क्लास में जो ग्रुप था उसमें जो बच्ची ने थोड़ा सा हिजाब किया हुआ है और उसने अल्लाह की बात करना स्टार्ट की ना कि अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो, रमज़ान आ रहा है तो आपका किस तरीके से। तो जो उसके साथ बैठा बाकी ग्रुप की बच्चियां, तो उन्होंने कहा तुम क्या हर वक्त अम्मा दादियों वाली बात करना शुरू हो Oh जाती हो। my एंड God. इट्स ऑल अबाउट कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन की। हम्म। दीन और फिर दीन के ऊपर चलना और वो उसके तो एक अहकामात बहुत पर दूर की बहुत बात है। बहुत आपका बच्चा आजकल जो है वो दीन की बात सुनना, उस पर बात करना पसंद नहीं कर रहा। ये इतना डिस्टेंस, इतना गैप कैसे आ गया?
मुझे सिर्फ इसकी एक रीज़न समझ में आती है कि आपके घर के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। बच्चा कभी भी वो नहीं सीखेगा जो आप बोलते हैं, बच्चा हमेशा वो सीखेगा आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से, कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। जिस घर में अगर पेरेंट्स जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ रहे, वो दीन के करीब नहीं हैं, वो स्पिरिचुअल डिस्कशंस नहीं कर रहे, वो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ पर बात नहीं कर रहे, आपका बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा सही क्या और गलत क्या है। वहाँ पर देखिए ना बच्चे की क्या डॉक्टर गलती। साहब, आपको लगता है कि पेरेंट्स को पता है इन चीज़ों का, या मॉरल वैल्यूज़ जो हम डिस्कस, हम हमेशा जेन अल्फा और जेन जी को तो प्रॉब्लमेटिक कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनके पेरेंट्स जो हैं वो तो उस एज ग्रुप में नहीं है। क्या वो लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या 40 साल में, 45 साल में हमारे पास जो घरों में पेरेंट्स हैं आजकल, क्या वो नमाज पढ़ रहे हैं? क्या वो रोज़े की उस तरह से तलकीन कर रहे हैं? स्टोरीज सुनाते हुए क्या हम उनको गज़वात की स्टोरीज सुना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये याद पड़ता है कि मेरे फादर मुझे हमेशा यही स्टोरी सुनाया करते थे। तो मुझे जितने सहाबाज की या जो कुछ भी याद है मुझे तब से याद है। तो क्या हमारे 40-50 वाले जो पेरेंट्स हैं उनके पास शायद टाइम ही नहीं है, या उन्हें नॉलेज ही नहीं है, या नहीं टाइम, इंस्टाग्राम और जो गूगल है, हमने हर चीज को ये समझ लिया है कि वही हमारे बच्चों को सिखाएगा कि इस्लाम क्या है, और वहां पे जो इस्लामोफोबिया हम देख रहे हैं वो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हम अभी नहीं समझ रहे। अच्छा ज़ैन, मुझे लगता है कि आजकल में जो सबसे बड़ा टीचर है ना आपके बच्चों का, वो आपका फ़ोन है। ट्रू। उन्होंने जो सीखना है वहाँ से सीखना है, ट्रेंड क्या है, क्या एक्सपोज़र है, क्या वैल्यूज़ हैं, कौन सी चीज़ को किस तरह से कहना है ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। अगर बच्चों में कुछ अच्छी चीज़ भी है ना, तो मुझे लगता है बहुत कम है कि वो पेरेंट्स की वजह से है। ज़्यादातर उन्होंने कोई अच्छी चीज़ अगर किसी पॉडकास्ट से, किसी रील से, किसी लेक्चर से उन्होंने लर्न किया है, तो वो मेरा ख़्याल है क्रेडिट जाता है आपकी सोशल मीडिया। लेकिन वहाँ पर एक तरफ अगर पॉजिटिव कंटेंट है, तो दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। ट्रू। तो वहाँ से आपने किस तरह से उन्हें डिविएट करना है, ये फिर नेक्स्ट जो है वो पेरेंट्स का काम बनता है। लेकिन आजकल पेरेंट्स और बच्चों की ना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बच्चे भी आजकल के चाहते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन ना किया जाए, ट्रू। हमें इंटरवीन ना किया जाए, हमें बिल्कुल ना पूछा जाए हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे बच्चा जब बड़ा हो रहा था तब तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। आपने कहीं से तो स्टार्ट लिया ना, कहीं से तो आपने डिस्टेंस क्रिएट किया। छोटा जब बच्चा होता है ना, वो हमेशा आके पूरी स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है, अपनी मदर को भी, फादर को भी। लेकिन आजकल क्या है, पेरेंट्स अगर दोनों वर्किंग हैं तो वो मेड्स के पास आ रहे हैं, तो वो किसको स्टोरीज बताएगा, वो किसको सुनाएगा। आजकल के बच्चे, आप यकीन माने, मेरे पास क्लिनिक पर ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं कि जिन्होंने कहा है कि अगर आप हमसे पूछे ना कि सबसे ज़्यादा हम किसके करीब हैं और सबसे ज़्यादा हमारी आजकल बातचीत किससे होती है, हमारा बेस्ट बडी कौन है, तो दे आर लाइक चैट जीपीटी। वो मेरे पेरेंट्स से बहुत अच्छा है। अब ये बात वो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, और ये मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल फील्ड में है, जिनको सब पता है। लेकिन हमें ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि जैसे पीछे कुछ एक केस चल रहा था जहाँ पे चैट जीपीटी की वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चे ने एक बार सुसाइड का वर्ड यूज़ किया, चैट जीपीटी ने 18 टाइम्स वर्ड यूज़ किया और उसने उसे सुसाइड करवा दी। क्या हम उस चैट जीपीटी को ट्रस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के फ्रेंड के तौर पे? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपका जो इमोशनल कनेक्शन जो एक पेरेंट्स के साथ बनना है, जो एक ह्यूमन बॉडी के साथ बनना है, चैट जीपीटी के साथ बन ही नहीं सकता। लेकिन ज़ैनब, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर बच्चे को कोई नहीं मिल रहा, अच्छा फ्रेंड नहीं मिल रहा, अच्छा कज़न नहीं मिल रहा, भाई बच्चे बुली कर रहे हैं, वो लोनलीनेस में है, पेरेंट्स उसके पास उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बच्चा भी पास बैठे फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट बडी किसी से तो उसने बात शेयर करनी है, एक्सप्रेस करना है, वेंट आउट करना है। एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, वो चाहता है कोई मेरी बात सुने। और जब उसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता तो फिर वो चैट जीपीटी के पास आते हैं। अच्छा, आप यकीन करें कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो पहले चैट जीपीटी से सारी डिस्कशन करके आते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। नहीं, एंड पर चैट जीपीटी खुद उन्हें सजेस्ट करता है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अभी आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सेवेरिटी की तरफ जा रहा है, तो यू नीड टू कंसल्ट एनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फिर लोग मेरे पास आते हैं। तो नो डाउट कि आजकल टेक्नोलॉजी ने आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं, लेकिन हमने इनको अप्रोप्रिएट वे में किस तरह से यूज़ करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ना, चैट जीपीटी को भी जो हम जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कर रहा है। एक ही बात को हम अगर वेरियस वेज में उसे डिस्क्राइब करते हैं तो वो वेरियस डिफरेंट आंसर्स हमें देता है। इन्फॉर्मेशन है, चैट जीपीटी इज जस्ट अ डेटा, जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। ट्रू। लैक ऑफ इमोशंस, उसको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन जो है वो रो रहा है, वो कुछ है आप। लेकिन हाँ, समटाइम्स वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता है कि जो एक पर्सन उनको दे सकता था। लेकिन क्या डॉक्टर साहिबा हम अपने इर्द गिर्द लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट इश्यूज जितने ज़्यादा हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों में हैं,
क्या ट्रस्ट हो सकता है? मुझे लगता है कि ट्रस्ट किए बगैर आप चल नहीं सकते। मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, इस बिल्डिंग में बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट है। ऑफ दिस इज़ द कोर्स। रीज़न कि हम बैठे हैं। आप किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं और मुझे आज भी याद है कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी और मैं बैठी हुई थी और मेरा लगेज था और मैंने वॉशरूम जाना था और मैं सारा लगेज वॉशरूम में नहीं लेके जा ऑफ सकती। कोर्स। तो वहाँ पर वो एक आंटी बैठी, तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे सामान का ध्यान रखेंगी, और मैं वॉशरूम से होके, तो वो क्या था, वो ट्रस्ट था। अब मुझे वॉशरूम में जाके ये टेंशन नहीं हो रही कि अच्छा वो सामान लेके ना भाग जाए, कुछ मसला ना हो जाए। इसी तरह से मैं कितनी दफ़ा जब एयरपोर्ट पर बैठी होती हूँ तो मेरे साथ कितनी फीमेल्स है वो आती हैं, कहती हैं आप प्लीज़ हमारे लगेज का थोड़ी देर ध्यान रखेंगी, मैंने कॉफ़ी शॉप पर जाना है, मैंने फलां जगह जाना है। दुनिया पूरी चल ही ट्रस्ट पर रही है। हाउ टू ट्रस्ट अ राइट पर्सन? मुझे लगता है आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपने किसी पर्सन पर ट्रस्ट करना है तो ट्रस्ट क्यों करना है। बिजनेस करना है, फ्रेंडशिप करनी है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, आप उसके साथ देखें कि आपका रिलेशनशिप की नेचर क्या है। उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंग टाइम देना। हम क्या करते हैं, हम किसी भी शख्स के पास बैठते हैं और हमें लगता है कि उसकी और मेरी चीज़ें मैच कर रही हैं, वाइब्स मैच हो रही हैं, और विद इन अ सेकेंड हम सब कुछ वेंट आउट कर देते हैं। True. फैमिली के बारे में, पर्सनल इंफॉर्मेशन, घर के एड्रेसेस। नेक्स्ट टाइम हम किसी कॉफ़ी शॉप पर मिल रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट सीखनी चाहिए कि आपको किस शख्स पर कितना ट्रस्ट करना है, कितने ड्यूरेशन के बाद करना है, कि कैसे करें। मैं वही तो बता रही हूँ। आपको सीखना पड़ेगा। आपको ड्यूरेशन, ये टाइम की बात हो रही है। आप एटलीस्ट किसी को भी आपने टेम्परेरी दोस्त बनाना है, एटलीस्ट आप 6 मंथ जरूर लें। ये मैं नहीं कह रही, रिसर्च बेस्ड आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं कि एटलीस्ट अगर किसी को आपने दोस्त बनाना है तो आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन जो है वो आपको चूज करना चाहिए। उसके दौरान आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, देखें कि आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, आपके माइंडसेट मैच करता है। अगर आप लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, मुश्किल टाइम में आप एक दूसरे के साथ कैसे थे, अच्छे मोमेंट्स आपने किस तरह से सेलिब्रेट किए, आप दोनों की नेचर क्या है और किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप ग्रो नहीं कर रहे ना तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अगर आपकी ग्रोथ है, चाहे फाइनेंशियल है, मेंटली है, सोशली है, इमोशनली है, स्पिरिचुअली है, अगर कहीं पर भी ग्रोथ हो रही है तो आप उस रिलेशनशिप को लेके चलें। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर किसी भी रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप डिक्लाइन में जा रहे हैं, पहले आप बहुत अच्छे थे लेकिन उस रिलेशनशिप के बाद जो है वो आपका बजाय आपका ग्रोथ का वो जो फेस था वो अपवर्ड जाता, आप बैकवर्ड जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा मसले शुरू हो गए, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। थोड़ा पॉज लें, थोड़ा सोचें, थोड़ा रुकें। हम क्या करते हैं, हमें बहुत जल्दी है आजकल की तो जनरेशन लव एट को। फर्स्ट साइट ना करें हम? कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक बहुत इमोशनल स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली। बहुत इमोशनल स्टेटमेंट है। एंड दिस इज द रीजन कि आजकल की जो टीनेजर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इमोशनल बेस्ड पर। आप बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आती हैं और बहुत जल्दी आप उस रिलेशनशिप से बैकआउट कर जाती हैं। यस। तो ये एक मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम है। अच्छा, एक हम बाकी प्रॉब्लम्स पे बाद में आते हैं, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी में ही कि हम बात कर रहे हैं कि आपका ग्रोथ चार्ट जो है वो अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है। लेकिन जब हम देखते हैं एक लड़की है 24, 25 या 30 तक हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हमारी सोसाइटी की तरफ से उस पर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, शादी का, उस पर काम काज सीखने का, घर के, जॉब, बच्चे, बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं। शादी से पहले एक अच्छी खूबसूरत लगने वाली वेल सेटल्ड जो लड़की है ना, शादी के 4-5 साल बाद अगर हम उसको मिलते हैं तो वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत कम होता है हमें स्टेबल मिले। इसके क्या रीजंस हैं? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़ैनब कहूँगी कि हमें ना सिखाया ही नहीं गया कि अपनी केयर किस तरह से सेल्फ करनी, लव नहीं सेल्फ सिखाया लव नहीं गया। सिखाया गया, सेल्फ केयर नहीं सिखाया गया। मैंने जहाँ जहाँ पर सेल्फ केयर और सेल्फ लव की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं, कैन यू इमेजिन, जो प्रोफेसर्स लेवल के लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को अभी सिखाएं, क्योंकि हम 40s 50s में भी आज तक नहीं सीख सके। True. हमारा एक साइकिल शुरू होता है जो सोसाइटी मतलब आपको गाइड कर रही है कि किस तरह साइकिल शुरू होगा, किस तरह से आपने इसको लेके चलना है, किस तरह ये एंड होता है। आपकी जो मदर्स थी उन्होंने भी यही किया, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने भी यही किया, और ये साइकिल ऐसे ही चलता है। वो कभी भी जो एक आपका बैरियर है वो कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। तो आप कभी भी थोड़ा सा उससे जोन आउट हो के आप देख ही नहीं पाते हो कि लाइफ किसी और पर्सपेक्टिव से भी गुजारी जा सकती है, अपना ख्याल रखते हुए। लेकिन जब हम स्किन केयर वो नहीं कर रहे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स कर रहे थे, हम खाना वो नहीं खा रहे जो वो खा रहे थे, हम ट्रैवलिंग वो नहीं कर रहे, हम लाइफस्टाइल वो नहीं रख रहे, तो हम इमोशनली या अपनी लाइफ को गुजारने का तरीका वो कैसे रख सकते हैं?
ज़ैनब, ये जितनी भी चीज़ें आपने नोटिस की है ना कि स्किन केयर और Yes. लाइफस्टाइल और आपकी ट्रैवलिंग, अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं हम्म, तो आप फिर भी अपने आप का ख्याल रखते हुए, सेल्फ केयर करते हुए, सेल्फ लव जो है उसको करते हुए आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो शख्स खुद से प्यार नहीं करता ना, वो किसी दूसरे से प्यार कर कर ही ही नहीं सकता। सकता। ट्रू। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर मैं अपने सेल्फ केयर में सबसे पहले ये देख रही हूँ कि मेरी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसके लिए मैं जिम जा रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा जो डेली का स्ट्रेस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी डेली सुकून। का स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो आप देखिए जो मेंटल प्रेशर, आपकी 2-4 गलत बातें, आपका नेगेटिव फीडबैक, किसी का क्रिटिसिज्म मुझे कभी भी अपनी Affect नहीं उस चीज़ करता। अफेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप देखें आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते जाएंगे, यस। आपकी डाइट अच्छी है, आपका स्लीप पैटर्न्स बिल्कुल ठीक है, आपने खुद अपने लिए हेल्दी लोग चूज किए हुए हैं, आपका इंटरेक्शन पॉजिटिव लोगों के साथ होता है, आप उस टेबल पर नहीं बैठते जहां पर हमेशा ब्रांड्स, कपड़े, फैशन की बात होती है, आप वहां पर बैठते हैं जहां पर आइडियाज डिस्कस होते हैं, जहां पर बुक्स की डिस्कशन पर्सनल होती है, ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ है। आप देखेंगे आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा और आपके अंदर वो जो रिजिलियंस है वो बढ़ना शुरू, आपको पता चलेगा कि ये जो लाइफ है, हमारे कुरान पाक में ये चीज़ ज़ैनब मेंशन्ड है कि इस लाइफ को मैंने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत और खुशहाल, इसकी तो गारंटी दी नहीं, True. वाजिया तौर पर मेंशन किया गया ये टेस्ट है, ये आपका इम्तिहान का है। True. आप जब किसी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपको सारे क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ बहुत आसान होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ को हम स्किप कर देते हैं, लेट गो करते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो लाइफ भी आपकी ऐसी ही है, बिल्कुल। ये बम्पी रोड है, आपको बस ये देखना है लाइफ में ये चीजें आएंगी, कि मैंने किस बम्प पे मैंने खुद को कैसे स्टेबल करना है। एग्जैक्टली और वो स्टेबल जो शख्स मेंटली स्ट्रांग है ज़ैनब, आप उससे कभी भी बीट नहीं कर सकते। अच्छा, कभी मैंने भी। ये देखा है, जो बंदा भी मतलब इस्लाम के करीब है, कुरान पाक और नमाज पढ़ रहा है और फिजिकली अपने लिए सिर्फ डाइट अच्छी और जिम कर रहा है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स 50% कम हो जाती हैं। नहीं, प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी होंगे, हमने लोगों को ये एड्रेस करना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो 100% आएंगे, आपने उसको Fight करना है। मैनेज कैसे करना है, आपने रिजॉल्व कैसे करना है, कामली, पोलाइटली, वाइजली। हम क्या लेकिन करते डॉक्टर साहिबा, आप बात कर रही हैं मैरिटल अफेयर्स की, आप बात कर रही हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की, आप बात कर रही हैं एक ही टाइम पे 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड्स एक लड़के ने रखी हुई हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें एक लड़के की 32 गर्लफ्रेंड्स थी। मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट्स इनके आते हैं। पास स्ट्रॉन्ग रहने की क्या कैपेसिटी है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, इसको कैसे ट्रीट करें। ज़ैनब, सबसे पहले तो बात है कि ये जो लड़की ये स्ट्रांग नहीं है, इनसे ज़्यादा वीक पर्सन कोई नहीं। अगर आप इतने स्ट्रांग होते तो आप अपनी मोरल वैल्यूज़ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते। True. आप इतने वीक हैं कि आपके ऊपर नफ्स का कंट्रोल ही नहीं है, आप एक छोड़ते हैं, दूसरी के पास जाते हैं और एट अ टाइम आप 5-5 रखते हैं, एट अ टाइम आप 10-10 रखते हैं और सबके साथ आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। आप मुझे बताएं, इनसे ज़्यादा कोई वीक पर्सन हो सकता है? ये दे आर द वीकेस्ट पर्सन। लेकिन हर बंदे को वो स्टोरी, हर लड़की को तो यही सुना रहे होते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे घर वाले वैल्यू नहीं करते, मुझे ये क्योंकि नहीं हर है। लड़की को यही बातें तो अच्छी लगती हैं कि मैं उसको सिंपैथी दूँ, मैं उसकी थेरेपिस्ट बन जाऊँ और यहाँ पर मैं उसको भाई उसके लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, यू डोंट नीड टू बी अ ये साइकोलॉजिस्ट। हमारी आजकल की जनरेशन को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई पर्सन आपके पास डैमेज, ब्रोकन, कोई भी अपने फेलियर्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है तो आपने उनकी थेरेपिस्ट नहीं बनना। आप उनके साथ एज अ पार्टनर आ रही हैं, एज अ फ्रेंडशिप में आ रही हैं, आप उसकी वाइफ हैं, आपने उसकी थेरेपिस्ट नहीं बना। लेकिन हमारे यहाँ गर्ल्स को पता नहीं क्यों लगता है कि अगर इस शख्स को कोई बदल सकता है तो वो मेरा प्यार बदल सकता है, अगर इस शख्स को कोई बदल सकता है तो मैं बदल सकती उसका हूँ। जवाब मैं देती हूँ। उसका प्रॉब्लम ये है, जब हम किसी लड़के की शादी करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये ना अल्कोहल कर रहा है, ये ड्रग्स कर रहा है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। ये रातों को बाहर रहता है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। ये हर टाइम आवारगी पे रहता है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। जब लड़कियों ने अपने घरों में ये बातें अपने भाइयों के लिए सुनी हुई होती हैं, अपने कजन्स के लिए सुनी हुई होती हैं, वो मेंटली तैयार होती हैं और अल्लाह ताला ने माँ वाली तो हमेशा से रखी हुई होती है ना, तो वो फिर समझती है कि अपने हस्बैंड के लिए भी मैं यही कुछ हूँ। और 90% अगर हम अपनी मैरिड औरतों को देखें, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है कि क्या हालात हो जाते हैं उनके 5-6 साल बाद शादी के, उसका रीजन ही ये है क्योंकि वो उनको फिक्स करने में अपने आप को ब्रोक कर लेती हैं।
एग्जैक्टली तो उसमें फिक्स करने में क्या है, वो खुद को अपने आप को पीछे रख देती हैं। तो हमने ये बात की ना कि आपने कभी भी, आप मदर हैं, आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मेरी सिर्फ सारी मदर से, सारी जितनी भी शादीशुदा कपल्स हैं, मेल फीमेल, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालें। जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, आप फ्रेश होकर आते हैं उस रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी होता है। आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप इतने ड्रेन हो चुके हैं, आपकी सेम रूटीन है, अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे, तो नेचुरली आपकी बॉडी कभी भी पॉजिटिवली एक्ट नहीं करेगी। आप हमेशा रिएक्टिव रहेंगे, आप हमेशा एग्रेसिव रहेंगे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, और फिर यही मसले आपके बड़े मसले बनेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। हम जो बात कर रहे थे, आजकल के जो बॉयज़ हैं, मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट भी आया जिसके 120 जो रिलेशनशिप्स रह चुके थे, 120 गर्लफ्रेंड्स। माय गॉड। और कितने टाइम ड्यूरेशन में ये 120 गर्लफ्रेंड्स थी? आई थिंक सो वो बता रहा था कि वो 16 का था जब उसने रिलेशनशिप स्टार्ट किए थे, और अभी नाउ ही इज लाइक 34। और वो काउंट कर रहे, दे आर लाइक 120 अप्रॉक्सीमेटली, यू कैन। अच्छा, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो Wow. अब इसमें मैं ये समझती हूँ कि ये आप ये नहीं कह सकते कि दे आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि जिस शख्स को निभाना आता है ना, तो वो किसी एक के साथ भी निभा सकते हैं। समटाइम्स होता है कि एक तो आपके टीनेजर्स में जो रिलेशनशिप होते हैं, आप मैच्योर नहीं होते, उनको तो चले हम काउंट नहीं करते, लेकिन जब आप मैच्योर हैं, जब आप 25, 26, 27 में हैं, तब भी आपका रिलेशनशिप बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे टूट रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ना फुल स्टॉप लगाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। ऑल्दो कि मेरे क्लाइंट की ये स्टेटमेंट थी कि मैं सबके साथ इन्वॉल्व शादी की इंटेंशन से था, लॉयल था सबके साथ लॉयल था, शादी की इंटेंशन के साथ था। और वेट अ मिनट, वाओ 120 लड़कियों के साथ वो लॉयल था, और शादी के लिए, ये क्या कोई प्रिंस है कहीं का जो सबके साथ शादी करके लॉयल था? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एक को छोड़ रहे हो, फिर दूसरी के पास आ रहे हो, फिर आपको कोई और मिल रही है, फिर कोई और मिल रही है, तो आप रिलेशनशिप बना रहे हो। अगर आपकी शादी की इंटेंशंस है ना, तो मुझे लगता है कि आपको रुक कर एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ चल नहीं रही, पैटर्न सेम है, आप शादी की इंटेंशन से आ रहे हो, लेकिन वो रिलेशनशिप नेक्स्ट वर्कआउट नहीं करा, तो फिर आपको रुक कर अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, आपको किसी से अब वो कंसल्ट married करना है? चाहिए। नो। नाइस, अभी भी तलाश जारी है, तो 150 हो ही जाएगा उसको। चलो, तो इसमें ये बात है कि आप ये समझते हैं कि इस तरह के जो बॉयज़ हैं, उनको वाकई किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको रुक के ज़िंदगी में ज़रूर देखना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल सकते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि अगर कहते हैं कि अगर आपने किसी के घर में कुछ रिश्ता लेके जाना है, तो आप देखें कि उनके जो मेड्स हैं, उनके साथ कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है, कितना लंबा चल रहा है। वो क्यों कहा जाता है? उसकी रीज़न ये होती है डेली मिलना मिलाना है उनके साथ, कि उनके आप कितना अच्छा रिश्ता निभा सकते हो। True. हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिश्ता करने में भी जल्दी करते हैं और रिश्ता तोड़ने में भी जल्दी करते हैं। ऐसे ही है। सर, मैं यहाँ पर एक बहुत चीज़ क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँगी कि कोई भी पर्सन, आप सोच रहे हैं ना अगर शादी करने का, तो प्लीज़ आपने ये सोचना है, चाहे वो मर्द है या चाहे वो औरत है, आपको शादी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये वो फेरी टेल नहीं है कि जिसमें आप आएंगे, सामने वाला पर्सन 100% आपकी तरह एक्ट करेगा। दोनों की लाइफ चेंज होती है, दोनों को चेंज होने की ज़रूरत होती है, दोनों की म्यूचुअल एफर्ट्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से ये रिलेशनशिप ग्रो करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि सिर्फ एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की सब इन्वेस्ट करे, लड़का जैसा है। बहुत कम लड़के इस तरह के होते हैं जो शादी के बाद खुद को उस रिलेशनशिप के लिए चेंज करते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत आसान है। मेरे क्लिनिक पर जितना गुस्सा मुझे इस लाइन पर आता है, शायद किसी लाइन पर नहीं आता, जब एक लड़का, एक मर्द आकर मेरे सामने ये बोलता है, इसने मेरे साथ रहना तो रह ले वरना जाए, मुझे ऑप्शंस बहुत, लड़कियां बहुत, मेरी अम्मी कहती है बेटा तनु कुड़ियां बहुत, तू इन्हें छड़ दे। ऐसे ही। और वहां पर आप देखें कि वो खातून जो है, उसके पास पहले आपका एक बच्चा है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आप सामने बैठकर क्या बोल रहे हैं, इसने जाना चाहिए, इसको मैं बुरा लगता हूँ ना, इसको लगता है मैं बहुत गुस्सा करता हूँ ना, इसको लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ ना, मैं मेरे अंदर बुराइयां, तो ये चली जाए, इसको किसने रोका है? आप इमेजिन कर सकती हैं उस वक्त एक पेन, एक इमोशनल पेन, वो लड़की किस उस इमोशनल पेन पर होगी कि जहाँ पर मर्द के लिए बहुत आसान है ये बात करना। मैं सब मर्द की नहीं बात करी,
कुछ मर्द ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो इस तरह की मतलब बेवकूफ़ाना, ये बहुत जालिमाना अप्रोच है ऑफ कोर्स कि आपकी बीवी आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और आप आपके खुद ज़हन को में ठीक नहीं ऑप्शंस भी कर रहे कैसे आ रहा है। आप खुद को ठीक नहीं कर रहे, आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, जो क्या दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा ऑप्शन आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ भी आप यही कुछ करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि लड़का या लड़की दोनों को ये बात सोचनी चाहिए एक दफ़ा बैठकर कि जब आपकी शादी होती है ना, तो आपको ये डिस्कशन करनी चाहिए कि मुझे आपसे बेहतरीन पर्सन भी मिल सकता था, आपको मुझसे बेहतरीन भी मिल सकता था, लेकिन हम दोनों ने अब एक दूसरे को चूज किया है, तो कुछ फ्लॉज आप में हैं, कुछ मुझ में हैं। ऑफ कोर्स हाँ, अब मैं नहीं समझती कि मैं 100% आपकी तरह चेंज हो जाऊं, आप मेरी तरह। आपने किसी को चेंज नहीं करना, क्योंकि ब्रॉट अप डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट था। आप सबसे पहले एक्सेप्ट करें। और हाँ, जहां पर इस चीज की जरूरत महसूस हो कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए हमें दोनों को कहीं ना कहीं चेंज लाने की जरूरत है, तो फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप आपको चेंज लाना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब आप जेन्युइनली दोनों म्यूचुअली एफर्ट पुट करते हो और आपको लगता है कि हाँ, चीज़ें ग्रो करती हैं, चीज़ें वर्कआउट होती हैं, मैंने लोगों के रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बनते देखे हैं। मेरे क्लिनिक पर एक दफ़ा एक ऐसा भी पेशेंट आया था, 3 उसकी शादियाँ हुई थी, पहले 2 हो चुकी थी, अभी 3rd थी और उसके 3 बच्चे थे और उसको अब यही था कि अब ये भी चली जाएगी। अब पहले 2 में बहुत मिस्टेक्स, बहुत गलतियाँ उस लड़के को पता थी मेरी तरफ से हैं। अब वो मेरे पास इसलिए आया था कि अब मैं ये शादी ख़त्म नहीं करना चाहता, मुझे कहाँ खुद के अंदर चेंज लाना है, आप मुझे बताएं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। और नो डाउट ज़ैनब, उसने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, जो जो उसके अंदर चीज़ें थी उसने चेंज की उस एक रिलेशनशिप के लिए। मर्द ये भी करता है, कुछ मर्द वाकई अपने घर बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर मैंने ये भी देखा है समटाइम ज़ैनब के मर्द शादी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन औरत बहुत इमोशनल, बहुत क्विक डिसीजन लेकर उस शादी को ख़त्म कर देती है। मैं यहाँ पर ये भी कुछ गर्ल्स को कहना चाहूँगी जिनकी नई नई शादियाँ हो रही हैं, कुछ भी है, प्लीज़ शादी से पहले आप बैठकर बात करें, जहाँ पर आप ये डिस्कशन करती हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं, थीम कैसा होना चाहिए, ट्विनिंग करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, फ़ोटोशूट फला करना है। प्लीज़ एक दफ़ा मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, आपकी वैल्यूज़, कल्चरल जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ उनको बैठकर डिस्कस करें, डिफरेंसेस को डिस्कस करें। बिल्कुल। अब तो मैं सबसे पहले लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आजकल हम जैसे हम शुरू यहाँ से होते हैं, आप अपनी अच्छी चीज़ें बताएं, मैं आपको अपनी अच्छी चीज़, आप डिफरेंसेस से बुरी शुरू पूछो करें, यार। आप अपनी वीकनेस बताएं। प्लीज़ आप पूछें कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके घर में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका क्या रोल होता है, आपके घर का जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, घर की अथॉरिटी किसके पास है, किस तरह से आपका घर का रहन सहन, आपको सब पता हो शादी से पहले। क्योंकि शादी के बाद जब कोई भी लड़की उस घर में जाए तो उसको शौक ना लगे, जब उसको शौक लगता है वो फिर वापस किसके पास जा रही है, अपने घर अम्मी के पास, अपनी बहनों के पास, अपनी दोस्तों के पास, जो हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो लाइफ का प्रॉब्लम था, शादी इतना बड़ा मेजर आपका फेस था, ये आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपकी दोस्त इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती। आपका प्रॉब्लम है, आपने अपने हस्बैंड के साथ बैठकर इसको उस कमरे के अंदर रिजॉल्व करना है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी बच्चियां मेरे पास आती हैं जो मेरे पास तो ऑब्वियसली डिवोर्स के बाद आती हैं। 3 माह शादी रही, डिवोर्स, 6 माह शादी रही, डिवोर्स। सबसे बड़ा रीजन क्या है डिवोर्स का? मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, हमें अपना ही नहीं पता कि मेरी वीक पॉइंट्स क्या हैं, मेरा ट्रिगर क्या है, मैं किन चीज़ों पर बिल्कुल उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है आजकल प्रॉब्लम वो ये है कि जब हम शादी कर रहे होते हैं, रिश्ता ये वो, तब हम चीज़ों को बड़ा ऐसा पोर्ट्रे अगले के आगे करते हैं कि वो आप एक इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटी और एक फैमिली की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हम अगले के आगे रखते हैं, और शादी के फ़ौरन बाद हम अपने ट्रू कलर्स पे आ जाते हैं। क्या ये भी आपके पास केसेस आते हैं? बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा है ना ज़ैनब, ये तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आप शादी से पहले हम जो टाइम लेते हैं ना, जो आपका एंगेजमेंट पीरियड होता है, उसमें आपने आपको असेसमेंट लगता है करनी कि होती है। कोई अगर गलत है या कोई झूठ बोलने का सोच चुका है, वो अपना बताएगा कि मतलब मुझ में ये प्रॉब्लम है और तुम मुझसे बच जाओ या भाग जाओ? अगर किसी ने सोच लिया झूठ बोलने का,
तो वो तो झूठ बोल के रहेगा या गलत करके रहेगा। जिन लोगों ने झूठ बोलना होता है वो बोलते हैं ना। फिर हाँ। क्या होता है, फिर जब शादी के बाद आपके झूठ पता चलते हैं, फिर कुछ इंसान ये देखते हैं कि अच्छा चलो शायद ये बदल जाए, झूठ बोला भी था शायद अब ये चेंज हो जाए, लेकिन जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर शुरू हो वो रिश्ता कितनी देर चलेगा, कभी ना कभी तो वो टूटेगा। तो मैं इसलिए यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, आपने कुछ भी लाइफ में बड़ा से बड़ा आपका बहुत बड़े बड़े मसले हैं, प्लीज़ आप सामने वाले पर्सन को बता दें ताकि वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे, मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो कि जिस तरह आप हैं। मैं हमेशा, मेरे पास एक लड़की का केस आया था, अब वो ये कह रही थी कि क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ तो मेरी मदर कह रही हैं कि हम इन रिश्ते वालों को पुरानी पिक्चर दिखा के तो अभी रिश्ता डन करते हैं, और मीनवाइल 6 मंथ्स में आप जिम ज्वाइन करें और आप अपना वेट लूज करें ताकि ये रिश्ता हो जाए। तो मैंने उसको गाइड किया कि व्हाई नॉट कि आप पहले 6 महीना जिम जाएं, आप अपना वेट लूज करें, आप फिर रिश्ता कर लें। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 6 मंथ्स के बाद आपका वेट कितना कम होगा या कितना गेन करेंगे। जिम जाने से वेट कम थोड़ी होता है, जिम करना पड़ता है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स हैं। बहुत और मुझे ये लगता है कि जब आप इमोशनली या किसी बंदे के दिमाग में ये बात डाल देते हो ना कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम मोटे हो, किसी की फिजिक पे या उन चीजों पे तो रिश्ता ना चलना है ना खत्म होना है। हमारे यहाँ तो 90% लड़की का रिश्ता जो है वो उसका हुस्न देखकर होता है और लड़के का रिश्ता उसकी जेब देखकर होता है, उसका घर देखकर, उसकी गुस्सा और जुबान बाद में देखी जाती है। गुस्सा और जुबान तो देखी भी नहीं जाती। अगर वो गुस्सा कर भी रहा होगा तो हम उसको ओवरलुक करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे, नहीं ऐसे तो सब करते हैं। अभी ज़ैनब आप यकीन माने मेरे पास ऐसी ऐसी बच्चियां आती हैं कि जो अपने पेरेंट्स को खुद बता रही हैं कि ये लड़का इस इलीगल एक्टिविटीज में, सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आप प्लीज मैंने इसको नहीं करना। तो पेरेंट्स, कैन यू इमेजिन पेरेंट्स के क्या रिव्यूज हैं और क्या उनके जवाब हैं। वो कहते हैं बेटा लड़के ते हुंदे ही इस तरह ने, शादी तो बस सब बदल जाते ने। अब इन पेरेंट्स को कौन बताए कि जहां पर आपकी बेटी एविडेंस ला के आपको बता रही है, और बच्चियां मेरे पास आके रोती हैं कि हम क्या करें। मैं जब पेरेंट्स को फैमिली काउंसलिंग के बुलाती हूँ, पेरेंट्स आते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि जबरदस्ती जो बच्ची है वो क्या करेगी। वो ही हमारे यहाँ जो पेरेंट्स का होता है कि इज्जत रख लो, हमारे लिए शादी कर लो। अब ये पढ़ी लिखी बच्चियों की बात हो रही है, जहाँ पर एक साइड पर हम उनसे कह रहे हैं कि आपको एजुकेशन मिली है, आपको अपने राइट्स का पता है, तो वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ बगावत कैसे कर सकते हैं। एक लिमिट होती है स्टैंड लेने की, बोलने की, बताने की, रोने की, मना करने की। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे। और यहाँ पर जो है वो लड़का बिल्कुल सेम, उसके लिए तो। और अगर आप उसके पेरेंट्स से बात करें, फिर कुछ पेरेंट्स जाते हैं उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए, आपका बेटा इस तरह करा, का बेटा आपको तो पता है ना भाईजान, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, लड़के तो, लड़कियां बस शादी हो जाएगी ना बदल जाएगी, हाँ 2-3 माह दिन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाते ने सारे मुंडे। तो मतलब वो है कि भाई आप फिर वेट करें। मैंने हमेशा पेरेंट्स को एडवाइस किया, अगर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं ना ये 2-3 माह में बदल जाएगा तो आप वेट करें। अगर वो बदलता है तो फिर आप अपनी बेटी वो दुनिया का आखिरी लड़का या लड़की तो नहीं है। नहीं, लेकिन ज़ैनब आजकल रिश्ता करना, इस रिश्ते के प्रोसेस में आना और शादी करना बहुत मुश्किल, हमारे यहाँ इतना मुश्किल है कि पेरेंट्स को जहाँ पर कोई थोड़ा बहुत मैच ऊपर नीचे चीज़ें करके बेटी की शादी करनी पड़े, पेरेंट्स बहुत मजबूर हैं। मैंने आजकल ये भी देखा है ऐसे कि, और ये भी है कि अगर पेरेंट्स को शादी के बाद पता चलता है कि किसी बेटी का जो हस्बैंड है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में है, वो ड्रग्स लेता है, कुछ इस तरीके से है, तो वो अपनी बेटी को घर वापस सिर्फ इसलिए भेज देते हैं कि आपकी बाकी बहनें अभी मौजूद हैं, अगर तुम भी डिवोर्स लेकर आ गई तो बाकी बहनों का क्या होगा। हमारे यहाँ कल्चरल बहुत इश्यूज है। रिलीजन के अकॉर्डिंग बात करें ना, हमारे पेरेंट्स और हमारे लोग दीन के मुताबिक आ जाएं, आप मान नहीं सकती कि किसी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी भी औरत को बिला किसी वजह के इमोशनल टॉर्चर करे। और जैसे डिवोर्स हम देते हैं वैसे तो इस्लाम में डिवोर्स होती ही नहीं है, होती नहीं है। बेसिक इस्लाम, हमें सिर्फ एक इस्लाम आता है, 4 शादियां जाएगी, 4 शादी, सिर्फ ये इस्लाम आता है हमें, इसके अलावा हमें इस्लाम नहीं आता। औरत के हकूक हमें नहीं आते, हमें हकूक ये नहीं आते कि हमने उसका नान नफका कैसे करना है, हमने उसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये सब कुछ हमें नहीं आता। आजकल मैं तो जो लोगों में देख रही हूँ ना, मर्द ये चाहता है कि मैं घर बैठूं, सारा दिन नेटफ्लिक्स देखूं, चिल करूं, औरत जाए जाके कमा के लाए, मेरे बच्चे भी पैदा करे, मुझे भी पाले, मेरे माँ बाप को भी पाले, मेरा पूरा फाइनेंशियल सर्कल जो है ना वो औरत रन करे।
लेकिन ये भी मुझे लगता है कि जब से ख़ातीन ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने हाथ में ली है और वो बहुत काम करना शुरू हुए तो मर्द थोड़ा रिलैक्स हो गया है। उसको लगता है कि अब ये खुद अपना कर लेगी। मैंने तो ऐसे भी मर्द हजरात देखे हैं शादी के बाद, क्योंकि उनकी बीवियां खुद कमा रही हैं तो उनको पॉकेट मनी नहीं देते, जो कि एक मर्द का हक है। बेशक औरत आपकी 4 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, एक मर्द का राइट बनता है कि वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे वो से। लेकिन हमारे यहाँ खातीन भी तो वैसे करती हैं, अच्छा कोई बात नहीं मैं अपना कर रही हूँ, सो के मर्द घर रो के चल इतना जाए। दिखाता है, क्या करें वो बेचारी, ये भी तो बताएं। अच्छा, मर्द ने, चले हम उन चीजों पे जाते ही नहीं है जिन पे हमारी किसी ने ना सुननी है ना माननी है, जो उन्होंने करना है वो वही करना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों है? जब औरत की हम बात कर रहे हैं कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, हस्बैंड की टेक केयर भी कर रही है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहाँ से आ गए? और इस्लाम या हमारा रिलीजन या इवन पाकिस्तान में ये एक्सेप्टेबल कैसे है? अच्छा, मेरे पास ना इसके डिफरेंट आंसर्स हैं, क्योंकि मेरे पास जैसे क्लाइंट्स की एग्जांपल्स आती हैं तो उसमें कुछ जो मर्द हैं उनको ये होता है कि हमें अपनी बीवी से पीस नहीं मिल रहा। और मैं जनरली इस बात पर भी एग्री करूंगी कि ज़ैनब ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं औरत वाकई मर्द को वो पीस नहीं दे पा रही होती। हालांकि जो मैरिज का एक ख़ास पर्पस था दोनों के लिए, वो पीस था, वो मेंटल पीस था। और अगर आपको नहीं मिल रहा, औरत आप घर में एंटर हुए हैं और औरत ने जो है वो शिकायतों के पुल बांधना शुरू कर दिए हैं, इश्यूज़ ही इश्यूज़, और मर्द के साथ कभी बैठकर एक कप कॉफ़ी का या उसके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं गुजारा। औरत के अपने मसले, मैं इसीलिए कहती हूँ सेल्फ केयर सेल्फ लव पर फोकस करें। औरत कहती है मैं बच्चे पाल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं सारे दिन काम करती हूँ, अब तुम्हारे लिए मी टाइम में अच्छा हंस के मुस्कुरा के क्वालिटी टाइम कहाँ से लाऊं? तो वो जब आप अपनी सेल्फ केयर कर रही होंगी तो तब आपके लिए, आप जो है अपने हस्बैंड के लिए वो क्वालिटी टाइम निकाल सकेंगे। अब जो औरत तो बिल्कुल 100% अपने हस्बैंड को परफेक्टली हर चीज़ दे रही है, वहाँ पर मेरे पास जो केसेस आते हैं, वहाँ पर जो मर्द हजरात है उनको लाइफ में कुछ नया करना है। और वो उनकी जो पहली उनकी जो वाइफ है वो इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, वो उतनी उस तरह से एडवांस नहीं है, उसका एक्सपोजर बहुत कम है। अब आपको अपनी इस करंट लाइफ के अकॉर्डिंग उस तरह की एक बंदी चाहिए। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उसको एडमिशन लेके दे सकते हो, आप उसको पढ़ा सकते हो। वो तो आप अगर वो एडवांस नहीं है तो आप उसे एडवांस को किसने करना है? घर पे उसको एक कमरे में बंद कर देना, या उसको अपने साथ लेके चलना, उसको सिखाना, उसको मेकअप सिखाना, उसको शॉपिंग करना सिखाना, उसे बैग्स शूज, किसने सिखाना है? कोई और मर्द आएगा, कोई और यूनिवर्स आएगा हम उसको तो रीजंस डिस्कस करें, बिल्कुल करना चाहिए ऑब्वियसली। वो तो देखिए टीम वर्क है, मैं तो हमेशा कहती हूँ शादी के बाद टीम वर्क है, आपने एक दूसरे के फ्लॉज को इम्प्रूव करना है। मेरे पास ना एक बड़ा रिसेंट ही स्टोरी मैंने सुनी है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों ही बड़े नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से थे, और शादी हुई, बच्चे हो गए, हस्बैंड का एक बड़ा जैकपॉट लग गया, हस्बैंड बड़ा अमीर हो गया और सब कुछ चलना शुरू हो गया। अब हस्बैंड ने सोचा कि ये तो बेकार, वही पुरानी ये वो, उसने उसको डंपस्टर बना के घर पे डंप कर दिया हुआ है। हालांकि वो उसके मुश्किल टाइम उसके साथ थी। ओह माय गॉड। और अब उस आदमी के, मैंने जहां तक उसने मुझे बताया है, जो भी 10 से 15 उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ बाहर हैं, वो बाहर आता जाता सब कर रहा है। तो जो वाइफ है वो सारा दिन कर क्या रही है? अपने ड्रामास देख रही है, कुकिंग कर रही है, अपने बच्चों को टाइम दे रही है। एक औरत के पास ये रह जाता है, वो क्या करे? इसको वो कुछ भी नहीं कर सकती। उस औरत के मेंटल पीस के लिए वो क्या कर सकती है? वो मेंटल पीस लिए ये कर सकती है कि वो अपने ऊपर फोकस करे। ज़ैनब, मैं एक चीज़ पर कहती हूँ, हम कभी भी मर्द की फितरत को चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर लें हम उसको नहीं बदल सकते। मुझे लगता है कि वहाँ पर औरत को सिर्फ ये देखना चाहिए कि एट द एंड हमारे एक्शंस हमारे साथ जाएंगे, उसका अपने जो उसके एक्शंस हैं, जो भी वो कर रहा है उसके साथ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का सेंटर ऑफ अटेंशन किसको बना लेते हैं? हस्बैंड को बना लेते हैं। उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में बहुत और विजन्स मिशंस भी रखे हैं। बच्चों की तरबियत करना कोई छोटा काम नहीं है, आप नो डाउट आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो एट देन दिस इज योर करेक्टर, आपका ये करेक्टर है। और आप कभी भी खुद को वीक ना समझे। हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा भी हम करें, खुद को बचा के भी हम रखें, इज्जतें भी हम उनकी जो है वो सेव करें, लेकिन फिर बेचारी भी हम बनते हैं। तो मैं वहां पर औरत को कहती हूँ आपने बेचारी नहीं बनना। आप क्यों बेचारी बने? बेचारा तो वो है जिसको समझ नहीं आ रहा, जो 10-15 गर्लफ्रेंड्स रख रहा है, वो मारा मारा फिर रहा है, उसको कहीं सुकून नहीं मिल रहा। 1 रखो, 2 रखो, 4 रखो, बीवी रखो, बच्चे हैं, आपके पास पैसा है, कहीं से आपको सुकून नहीं मिल रहा है, बेचारा वो है। आप क्यों बेचारी बन रही हैं?
आपके अंदर अगर सच्चाई है, आपकी करेक्टर है, मोरल वैल्यूज हैं, नफ्स पर कंट्रोल है, आप अपने शौहर की फरमाबरदार हैं, उसकी इज्जत का ख्याल कर रही हैं, आप उसी के नाम पर बैठी हुई हैं, आपसे मजबूत औरत कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, औरत बेचारी बन जाती है, उसको लगता है मैं बेचारी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहिबा आजकल जो सिंगल हैं, चाहे वो 30s में इवन 35 में, लड़कियां लड़के हैं, वो सिंगल हैं बेचारे, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ कुछ नहीं है, वो बेचारे बेचारियां अकेले हैं। उन्हें मैं बेचारा बेचारी कहूंगी इसलिए अगली बात को वो करने के लिए। जो मैरिड है ना, वो मैरिड भी हैं, उनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है और ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी मर्द आते हैं, उनके साथ जो गर्ल्स होती हैं वो अनमैरिड होती हैं, वो यंग गर्ल्स होती हैं। अब उनके जो भी वीक एरियाज है, फॉर एग्जांपल वो एक्सपोयर का है, वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का है, वो उनको किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो भी उनकी एक चीज़ किसी भी तरह उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं पर आके उनका रिलेशनशिप जो है वो उनका कनेक्ट हुआ है, तो दिस इज़ द रीज़न। और अदर देन दिस, लड़की हमेशा ये सोचती है कि लड़का वेल सेटल्ड होना चाहिए और लड़का जो है वो दिखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पास सब होना चाहिए। वो किसके पास होता है? 25-26 में तो आपके फादर के पास भी शायद वो गाड़ी नहीं थी जिसके आप ड्रीम देख रही हैं, वो बड़ा घर, लग्जरीज नहीं थी। टाइम लगता है हर चीज़ को बनने में, लेकिन हमारे यहाँ जो ख़वातीन समझती हैं कि नहीं, इतना मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे 25-26 वाला लड़का समझ नहीं आ रहा, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम उस पर्सन को चूज़ करेंगे जो 35 में है, 34 में है, जो 40 में है, क्योंकि वो वेल एस्टैब्लिश लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वहाँ पे आप जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्या वो चीजों से बढ़कर है? मतलब चीजें बहुत ज्यादा अहम है। ज़ैनब, हर किसी की ना अपनी वैल्यूज होती हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको वो ठीक लगता है। आप उनसे पूछें, उनको बहुत ठीक लगेगा। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हुई हैं, इंतहा की खूबसूरत, मतलब आप देखें तो कहें आपको क्या जरूरत थी, और उनके साथ छोटे छोटे गंजे, मतलब 50 साल 55 साल के बुड्ढे जा रहे होते हैं। आप उनसे पूछे आपको क्या चाहिए था, आप सवाए उस पैसे के आपको उस एक पूरे रिलेशनशिप में कुछ नजर नहीं। लेकिन उन्होंने शादियां की हैं, तो 3-4 साल बाद जो डिप्रेशन उन्हें हिट करता है उन लड़कियों बिल्कुल को, करता है। वो फिर आके जब हमारे क्लिनिक पर आती हैं तो वो क्या एडवाइस, डॉक्टर साहिबा आपके पास कोई भी लड़की आए ना इस तरह का केस लेकर, आपने उसको कहना कभी भी इसके साथ शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसकी आपके सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है, बहुत डिफरेंसेस हैं। उसकी वो फैंटेसीज नहीं है, वो बहुत मेच्योर है, वो उस तरह आपके नखरे नहीं उठा मेरे पास सकता, एक दफा पैम्पर एक नहीं कर लड़की आई सकता। आके मुझे कहती है कि जब मैं टिकटॉक, उसका भी कुछ ऐसा ही था कि शी वाज 35 एंड हस्बैंड वाज 75। ओह माय गॉड। तो 2 बच्चे हैं अब और सारा। तो आगे से मुझे कहती है, मैं जब टिकटॉक खोलती हूँ ना और मैं वहाँ पे या इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि कपल्स क्या कर रहे हैं, तो वो तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो शायद उनके साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, और वो एंटी डिप्रेशंस पे ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से थी। और एंटी डिप्रेशंस आपकी बॉडी के साथ क्या कुछ करते हैं, आपकी बॉडी किस किस फेज को गो थ्रू करती है, आपको वो समझ नहीं आ रहा होता। ज़रा मैं यही बात करती हूँ, नहीं मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बंदा पसंद आ रहा है और आप उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आपको उस पर्सन में बहुत इंटरेस्ट और प्यार वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है, वो अच्छी बात है, वो आपका नसीब है कि वो बहुत रिच है और उसके पास सारी लग्जरी लाइफ आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपने लाइफ से पहले, आप चाहे 25 वाले बंदे से शादी करो, 30 वाले से या 70 वाले से, आपको ज़िंदगी में जो सबसे पहली चीज़ देखनी है शादी से पहले, वो ये देखनी है कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस पर्सन के साथ। शादी से पहले उस लड़की को पता होगा कि मैं क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन अब मेरा ख्याल है कंपैरिजन करना वो आपको मजीद डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। प्लीज़, मैं ज़रूरी नहीं है कि उसकी 70 वाले से शादी हुई है तो वो इसलिए कंपैरिजन करिए। यहाँ पर 25-30 वाले भी अपनी लाइफ कंपैरिजन करके उन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब की हुई है। प्लीज़ अपनी जो एक रियल लाइफ है उसको रील के साथ कंपेयर करना बंद करें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना वो सिर्फ 30 सेकंड का है, 1 मिनट का, आपका पूरा दिन भी नहीं है, 24 घंटे भी चलो नहीं मैं है। ये बताती हूँ, जो लोग वहाँ पे आपको बड़ा फैंटेसी नजर आ रहे होते हैं ना, कभी आप उनका लाइफस्टाइल रियल में देखो। ऑफ कोर्स, उनके वो कपड़े जो आपको बड़ा इमोशनली और वो कर रहे होते हैं ना कि मुझे भी ये 10 लाख वाला जोड़ा ही चाहिए, उन बेचारों को शायद वो अफोर्ड भी ना कर सकते हो। रेंटल होगा या उन्होंने ब्रांड ने स्पॉन्सर किया हुआ होगा तो उन्होंने पहना हुआ है। आप, अच्छा ये रील्स जो हैं, ये किस हद तक ये भी क्या मैरिटल अफेयर्स और इन चीज़ों पे कर रही हैं लोगों को सपोर्ट? कर और रही हैं। मेरे एक क्लाइंट था, उसने एक रील देखी और उसके ऊपर उसने बॉडी फिगर देखा कि ये तो बड़ा, मतलब ऐसा बॉडी फिगर होना चाहिए।
और उसके बाद उन्होंने कंसल्ट किया जी अपनी वाइफ से कि ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इस तरह ही। वो बच्चों वाली वो अब थी, वो उसने कहा चलो ठीक है आई विल ट्राई, उसने जिम ज्वाइन की। लेकिन वो जिम जा रही है वैसी बॉडी शेप के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने रील पर ऐसी चीज़ देखी है, और वो अपनी स्किन केयर कर रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसी स्किन देखी है। अब वो बेचारी कोशिश करी, लेकिन मीनवाइल आपको एग्जैक्ट एक सेम पर्सन इन रियल आपको मिल जाता है। अगर वही हस्बैंड उस लड़की को रियल में देखे तो वैसा कुछ नहीं होगा जो उसने रील में देखा है। नहीं लेकिन ये अब देखे ना, हम इतनी Oh एफर्ट my God. तो करते ही नहीं है ना, लेकिन हमें रियल में अगर कोई भी वैसा पर्सन सेम मिलता है तो हम उसको पिक कर लेते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। वहां पर आपने अपनी वाइफ से अपनी डिजायर जो है उसको शो किया, बताया, और मीनवाइल आपने जाकर वैसी ही बंदी को जाके आपने पिक कर लिया और आपके साथ उसके साथ आपका जो अफेयर था वो शुरू हो गया। तो वहां पर बीवी किसके लिए एफर्ट कर रही है? आपके लिए। लेकिन बीवी जो एफर्ट कर रही है, क्या आप भी वैसे हो जैसा वो चाहती है कि आप बनो? एब्सोल्यूट। आप देखें सही, मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड उनको बताते हैं आपका ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है। अब मेरी फ्रेंड्स कभी भी जाके अपने हस्बैंड के सामने नहीं बोल सकती कि तुम्हारे सर पर बाल नहीं है, तुम्हारा रंग ऐसा, तुम्हारी स्किन ऐसी, लेकिन वो मेरे सामने आके ज़रूर बोलती कि मेरा दिल करता है मैं इसको कहूँ, कभी तुमने अपने बाल देखे हैं, कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है, कभी तुमने अपनी स्किन देखी है, कभी तुमने ये देखा है, लेकिन उसको कह नहीं पाते। हस्बैंड को हमेशा बीवी परफेक्ट चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्लीज इन्वेस्ट, इट्स नॉट अबाउट आप मियाँ बीवी के लिए, मैं तो कहती हूँ प्लीज खुदारा अपने लिए अपने आप को ठीक रखे, अपने लिए सेल्फ केयर कर। मैंने वो जो बंदी आई ना जिसने कहा मैंने अपने हस्बैंड की वजह से अपनी जो है वो बॉडी शेप बनाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन की, मैंने ट्रेनर हायर किया, मैं स्किन केयर की तरफ, मैंने उसको कहा काश आप अपने लिए किया होता। मैंने कहा अभी भी आप प्लीज एक दफा सोचें, आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी, अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जब भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो चीज करते हैं ना, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। ट्रू। जब आपकी डिपेंडेंसी खत्म होगी आपका वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा। अभी आगे उसका हस्बैंड कहेगा नहीं मुझे कोई और बंदी मिल गई है तो अब आप रहने दें, आप जैसी थी वैसी रहे। आप देखें वो वाइफ पहले तो डिप्रेशन में जाएगी, फिर वो इमोशनली डिस्टर्ब होगी, और फिर उस चीज़ से निकलने में उसको बहुत टाइम लगेगा, वो दोबारा कभी जिम जाएगी नहीं, कभी भी नहीं। तो जो वो हस्बैंड की वो जो वाइफ है, वो जिस दिन उस हस्बैंड को मिली थी, क्या वो ऐसी थी? Of course वो इसने ही उसको वैसा किया है ना। तो ये क्यों नहीं मर्दों को समझ में आता? नहीं, मैं ज़ैनब एक बात कहूंगी, खातीन को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। आजकल मुझे लगता है कि आपका हस्बैंड कहे या ना कहे, कुछ ऐसे मर्द हजरात भी इतने अच्छे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी बीवियां मोटी हैं। ये शायद मार्स पे हैं। अर्थ पे तो नहीं, मैंने अर्थ पे भी देखे बहुत अच्छे मर्द हैं। चले और मैं बहुत खुश होती हूँ उन लड़कियों के नसीब पे हम रश कर सकते हैं। अच्छा, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस जो मुझे बड़ा मेजर वो हिट कर रहा होता है पॉइंट, आजकल अगर हम 10, 11, 12 साल के भी बच्चे या बच्चियां देखें, उनके भी अफेयर है, वो भी एक रिलेशनशिप में है, तो उस एज में ऐसा क्या आपको ट्रिगर कर रहा होता है, ये क्या फैसिनेशंस क्या हैं, और इस रिलेशनशिप की क्या प्रॉब्लम्स और साइड इफेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके बहुत ज़्यादा हैं। आपने उस टाइम पर आपका ब्रेन डेवलपमेंट, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपकी चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल, आपकी कुछ चीज़ें डेवलप ही नहीं हुई। आप सोच ही नहीं सकते व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन आप उन चीज़ों में आ गए हो जस्ट बिकॉज के आपने रील्स में सब कुछ देखा है, आपने सोशल मीडिया पे ये सब कुछ होता देखा। सोशल मीडिया और हमारे आजकल का जो कल्चर बन चुका है, जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, इसने इन चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि उनको ये चीज़ फील ही नहीं होती कि वो गलत है। इवन दो पेरेंट्स को भी ऐसा, दे आर जस्ट फ्रेंड्स, दे आर जस्ट फ्रेंड्स, पेरेंट्स खुद भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, जाके खेलो, जाके पढ़ो, जाके देखो। अब वहाँ पर क्या है कि बच्चे और बच्ची को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत लेट जाके समझ में आता। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए थे, खैर 15-16 वाली वो बच्ची थी, और उसके 15 से मतलब जब वो 15 साल की थी तो उसका पहला अफेयर स्टार्ट हुआ, एंड फिर उसके बाद उसने बताया कि दे गॉट फिजिकल इन एवरीथिंग, और फिर उसके बाद 16, फिर 17 और कितने। और आप सोच नहीं सकती कि शादी से पहले वो 7 टाइम उसका अबॉर्शन हुआ है बिफोर मैरिज। आप ये देखें कि उसको उस टाइम, नाउ शी इज कंप्लीटली चेंज पर्सन। अभी ये चीज़ उसके शायद पेरेंट्स को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन आप ये देखें कि जब आपको चीज़ें नहीं पता होती, जब उनको शायद 15 ईयर्स का कोई बच्चा है, उसको क्या पता होगा कि हम जो कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये सब कुछ स्क्रीन पर देखा कि ये नॉर्मलाइज है, तब हमें कुछ नहीं पता होता इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाता है, आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होती। तो वो जो एक, लेकिन उसके पीछे भी
वो जो बच्ची थी उसके पीछे आपकी फैमिली, आपका फैमिली का एनवायरनमेंट, आपके फैमिली का घर का एनवायरनमेंट टोटली जो था वो बिल्कुल अनहेल्दी था। आपकी मदर का आपके ऊपर उस तरीके से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मदर के कुछ अपने चीज़ें थी, फादर की लेकिन कुछ अपनी 10-15 चीज़ें थी। साल की बच्ची या बच्चे पे फ़ोन का चेक एंड बैलेंस, उसके आने जाने का चेक एंड बैलेंस क्या पेरेंट्स नहीं कर रहे आजकल? आप आज के दौर में हैं या आप इससे 10-20 साल बाद के दौर में चले जाएं, मैं ये समझती हूँ यूनिवर्सिटी से पहले आपको अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए। उसका व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, उसका फेसबुक अकाउंट नहीं होना चाहिए, उसका इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स क्या हैं, छोटा सा बच्चा उसका अकाउंट बना दिया है, वीलॉग्स बन रहे हैं। आपने एक्सपोजर तो शुरू में ही दे दिया ना, आप तो उसको सारी चीज़ों के साथ नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब उस बच्चे को क्या पता, अब उसको ये नहीं पता कि वो क्या करे, उसको लॉजिक्स नहीं पता, क्योंकि उसकी तो लॉजिकल थिंकिंग तो डेवलप ही नहीं हुई। उससे पहले आपने उसको जिस तरह का एक्सपोजर था आप देते गए, वो जो कंटेंट कंज्यूम करता रहा उसकी लाइफ में वैसे लाइफस्टाइल बनता गया। अब उसको बाद में कहीं जाकर 30s के बाद रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, मैं तो शुरू में कितनी गलतियां कर चुका हूँ, मेरे लिए तो ये भी गलत। पेरेंट्स को आज भी रियलाइज नहीं हो रहा। कैन यू इमेजिन, बच्चे हमारे पास आ रहे, उनको रियलाइज हो गया कि जो हमने किया वो गलत है। पेरेंट्स आज भी जो है वो उनको बिल्कुल उसी तरह से पैम्पर्ड कर रहे हैं, उसी तरह से चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में बात की थी ना, बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे की तरबियत करना बहुत मुश्किल है। मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी जितने भी न्यूली कपल्स हैं उनको, इफ़ यू आर नॉट रेडी, आप प्रिपेयर नहीं है एक अच्छी माँ और एक अच्छा बाप बनने के लिए, प्लीज़ खुदा का वास्ता है आप कोई बच्चा पैदा ना करें। True. पहले आप अपनी तरबियत करें। ज़ैनब, हम बात करें आजकल की जो जनरेशन है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को बहुत आम किया हुआ है, दीन से कम्प्लीटली दूरी है, हेल्दी टॉक्स हम नहीं करते, पॉजिटिव लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को हम दूर से देखना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। आप सोचें कल को जब यही लड़के और लड़कियां पेरेंट्स बनेंगे तो कैसी जनरेशन आएगी। मैं इतनी डिस्टर्ब रहती हूँ, हाँ इस चीज़ की वजह से मैं इतनी डिस्टर्ब रहती हूँ कि जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन आ रही है वो किस तरह की जनरेशन होगी अगर पेरेंट्स ऐसे हैं। तो अगर पेरेंट्स को ही नहीं पता कि उन्होंने खुद को किस तरीके से कुछ चीज़ों से, बाउंड्री से अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रिंसिपल रखने हैं, कुछ विजन रखना है, कुछ मिशन रखना है, नफ्स होता ही कंट्रोल के लिए है। बिल्कुल। अच्छी बुरी चीज़ें तो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन समटाइम्स आपने अपने बच्चों के लिए वो काम नहीं करना होता। मैं पहले ये सुनती थी कि किसी की बेटी पैदा होती थी तो लोग स्मोकिंग छोड़ देते थे। Yes. वो कहते थे कि मेरी बेटी पैदा हुई है तो अब मैं हूँ। अगर किसी के कुछ इस तरह की अफेयर्स होते भी थे तो लोग वाकई में अफेयर्स छोड़ देते थे कि मेरी बेटी पैदा हो गई है, अब मैं ये नहीं कर सकता। अब 2-3 साल की बच्चियों को मैं देख रही हूँ कि वो बाप का वेप यूज कर रहे हैं। वेप यूज करना बहुत एक छोटी बात है। अगर आपका बाप किसी इलीगल एक्टिविटीज में और अनएथिकल चीजों में इन्वॉल्व है तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर जाएंगे। डॉक्टर साहब, पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन हिट करता है औरतों को, पोस्टपार्टम जिनको नहीं पता वो ये कि जी डिलीवरी के बाद जब बच्चा हो जाता है, माँ ज़ाहिर है एक फेज से गुजर रही होती है, उस टाइम पे बहुत सारे मर्दों के बाहर अफेयर हो जाते हैं। क्या ये सच है? यस, इट्स ट्रू। क्योंकि उस टाइम पर आप देखेंगे एक बच्चा छोटा है जो हर 1.5 घंटे के बाद जो है ना उसको फीड कराना है, उसका ख्याल रखना है, और एक बच्चा छोटा है तो उसकी टेक केयर के लिए आपको खुद नहीं पता चल रहा, आपके स्लीप पैटर्न्स टोटली डिस्टर्ब है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। मेरी दोस्त थी, उसका जब पहला बेबी हुआ था तो मैंने उससे पूछा क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, लाइफस्टाइल, तो उसने कहा मुबशरा मुंह धोने का टाइम नहीं मिलता। तो वो देखिए ना, उसका भी पहला बेबी है, आपका भी पहला बेबी है, वो भी इन्वेस्ट कर रही है, आप भी इन्वेस्ट। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ मैंने मर्द हजरात देखे हैं वो अपनी बीवी के साथ बल्कि ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कुछ मर्द हैं वो कहते हैं ये तो मेरा काम ही नहीं है, इवन तक कि वो तो उसका फीडर तक नहीं उसको बना के देते कि चलो ठीक है ये थकी हुई है, ये इस सारी रात जागती रही है, या इसको भी मैं सोने देता हूँ, अभी थोड़ी देर बेबी को मैं संभाल लेता हूँ। नहीं, हमारे यहाँ ये कहा गया कि ये काम माँ का ही है। और है पता औरत कहा की क्या जिम्मेदारी? कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि अगर वो उठा ले, बाप अगर अपने बच्चे को उठा ले या संभालने की करे तो घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले भी। और दूसरा ये बात होती है, बड़ी कॉमन सी लाइन है जो मेरे क्लिनिक पे बहुत सुनने को मिलती है, मैडम साहबा ए केड़ा एहसान कारी, मेरी अम्मी ने भी ऐ कीता है, मेरी दादी ने भी ऐ कीता है। ये कौन सा कोई बड़ी दुनिया की औरतें ऐसा ही करती आई हैं, तुम इतनी नाजुक क्यों, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों? बिल्कुल। अब वो माँ है,
अब वो माँ है, अब वो तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेगी, तो वहां पर एक जो गैप आता है तो डेफिनेटली आपको वो आपकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, आपको बीवी उस तरह खुश अखलाक नहीं मिल रही है, बीवी के अपने मूड स्विंग्स हैं, बीवी की अपनी पेन है, उसकी अपनी बॉडी सारी चेंज हुई है, उसके बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसे किसी थेरेपिस्ट के पास लेके नहीं जा रहे हैं, हम उसे किसी हेल्दी उसकी दोस्तों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको कोई वो फ्री टाइम मी टाइम दे ही नहीं रहे हैं, वो अपनी एक पूरे सर्कल में जो है ना वो घूमती जा रही है बेचारी जैसे मर्जी। लेकिन वहाँ पर मर्द जो है उसके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है कि अच्छा अगर कोई बाहर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो वाई नॉट। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ ना आजकल ये चीज़ लोगों ने सोचना भी छोड़ दी है कि मैं जो भी काम करूँ, इवन दो झूठ बोलना, इवन दो धोखा देना, इवन दो कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ भी, ये बेसिकली धोखा और झूठ है। ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि आपके मुसलमान होने की इससे बड़ी कमज़ोरी क्या होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मेरा उम्मती दो काम नहीं करेगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रहे हो ना, दोनों ही कर रहे हो। आप ये देखो कि भाई आप ईमान की कितनी कमजोर लेवल पर आकर आप इस तरह की चीप हरकतें कर और रहे हो। धोखा और झूठ आप किसको दे रहे हो? जिसने जिस नीड पे हम बात करें, जिसने आपके बच्चे को पैदा किया है, आपके लिए उसने अपनी बॉडी चेंज की है, आपके लिए उसके हार्मोन्स बदले, आपकी वजह से उसके बाल गिर रहे हैं, True. आपकी वजह से उसका आयरन लेवल कम हुआ है, उसका विटामिन डी लेवल कम हुआ है, अपनी हड्डियों से कैल्शियम उतार के उसने उस बच्चे को दिया है, और आपने क्या किया उसके साथ? बस हमारे यहाँ यही बात है ना कि अगर आपके दिल में एहसास है ना ज़ैनब, अगर आप इंसान हो और आप एहसासमंद हो, आप किसी भी रिश्ते में आप जो है ना कभी भी हार नहीं सकते, चाहे बीवी के साथ है, माँ के साथ है, बच्चों के साथ है, दोस्तों के साथ। लेकिन अगर ज़ैनब आप में एहसास नहीं है ना, तो हम बाहर से कोई भी फोर्स इंजेक्ट करके आप में एहसास नहीं भर सकते। डॉक्टर साहब, क्या हमारी फैमिलीज जो हैं, मदर इन लॉज स्पेसिफिकली, क्या ये भी रीजन है घर खराब होने का या डिवोर्सेस होने का? बहुत बड़ी रीजन है, बहुत। अभी रिसेंटली मेरा दो केसेस आए हैं। माँ ने पहले बड़े बेटे की डिवोर्स करवाई है, उसकी बेटी थी, बहू को घर भिजवा दिया, बेटी ले ली, और फिर छोटी बहू के मसले आए, और वो जो बच्ची है उसकी एज है 16, और अभी थोड़े मतलब 4 महीने पहले उसके यहाँ बेटा हुआ है, और जो छोटा बेटा है और माँ कह रही है कोई गल नहीं तू छड़ दे, तेनों मैं फिर ब्याह दांगी, और वेखी तेरे वड्डे भरा दी भी मैं छड़वा देती है। उसकी बेटी भी ले ली, अब इसको भी कह रहे हैं बेटा दे दो, और ये कह रहे हैं कि इसको डिवोर्स दे दो। यहाँ पर शादी कर क्यों रहे हो? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि हमें ना सबसे ज़्यादा लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, साइको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मदर्स को ये स्पेस देनी पड़ेगी शादी के बाद। नो डाउट मैं समझती हूँ कि एक माँ का बहुत बड़ा रुतबा है, उन्होंने आपको पैदा किया, आपकी तरबियत की, आपको पाला, लेकिन जब बीवी भी आ रही है उसका भी राइट है, उसके भी हस्बैंड के ऊपर कुछ राइट है। तो वहाँ पर अगर मुझे लगता है कि मियाँ बीवी के कोई मसले आ रहे हैं ना, तो अच्छी सास जो होती है ना वो बल्कि जाके समझाती है कि कुछ मसला है तो बैठ के रिजॉल्व कर। ये वाली सासें प्लूटो पे हैं। नहीं नहीं, अर्थ पर भी हैं, इससे भी मैंने अच्छी सासें देखी हैं और वो माशाल्लाह अर्थ पर हैं माशाल्लाह। और मैं तो अगर किसी को थोड़े से अच्छे लोगों को देख लूँ ना, इन लॉज को, या अपनी फैमिलीज में, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, कि जहाँ पर मियाँ भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उनके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहती हूँ इसको बचा के रखो दुनिया की नज़रों से। कुछ दिन पहले ना मैंने एक बुक में पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग जो है ना अपनी बुराई में या अपने माशरे में गलत चीज़ों को इतना आम कर चुके हैं कि अब अगर हम सही होता कुछ देखते हैं ना तो हम उसको नायाब समझते हैं। हम समझते हैं कि ये तो बड़ी अनोखी चीज़ हो रही है। स्पेसिफिकली हस्बैंड किसी का अच्छा होना, किसी का लॉयल होना, हालांकि जो कि सबसे पहली चीज़ थी, बुनियाद थी उस रिलेशनशिप की, आपने उसको ही डगमगा दिया। और क्या ही हम अंडररेटेड क्वालिटीज है नाउअडेज ये, लेकिन मैं कहूँगी कि बुराई होती कम है, दिखती ज़्यादा है। यस, अच्छाई होती ज़्यादा है और दिखती कम है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं उनको भी आकर मेरा ख्याल है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी स्टोरीज शेयर करनी चाहिए कि उनका रिलेशनशिप अगर अच्छा जा रहा है, उनके जॉइंट फैमिली सिस्टम्स। डॉक्टर साहिबा, मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से तकरीबन 1000 से ऊपर मर्द और औरतों को मिल चुकी हूँ जिनके घरों के जो मसाइल हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि मुझे बड़ा वो ट्रॉमेटाइजिंग है मेरे लिए, और कुछ भी चीज़ ट्रॉमेटाइजिंग एज सच नहीं होती मेरे लिए। ट्रॉमेटाइजिंग ये है कि बच्चे हैं, हस्बैंड गायब है, पता नहीं कहाँ है,
चाचू सगे के बेटे से शादी हुई थी, 3 बेटे हैं। बेटों के लिए हमारी सोसाइटी में एक आला मुकाम है। 3 बेटे हैं, हस्बैंड पता नहीं कहाँ है। शादी को 15 साल हो चुके हैं, 16 साल, और आज तक सिर्फ वो 4 साल उसके साथ रही है। आज भी वो उसके नाम पे बैठी हुई है, कहाँ है कोई पता नहीं है। लड़के हैं जो बेचारे, वो इस चीज को गो थ्रू कर रहे हैं। और मैं उस लड़के की लाइन यहाँ कोट करना चाहूंगी। उसने कहा कि उस लड़की ने मुझसे शादी की और मुझ पे उसने सिर्फ दाग लगा दिया। हालांकि ये वर्ड हम हमेशा लड़कियों के लिए यूज कर रहे थे। उसने कहा उसने मुझ पे दाग लगा दिया क्योंकि उसने किसी और लड़के से शादी करनी थी, उसने मुझे यूज किया। मुझसे शादी की, 1 माह वो मेरे साथ रही और वो चली गई, और तब से मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। मैं क्या करूं? मैं किसी को कैसे ट्रस्ट करूं? नहीं, प्रॉब्लम्स तो आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका खुद का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सासें कहती हैं पढ़ लिख गई है ना, इसलिए इसको हस्बैंड में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि पढ़ा लिखा होना ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, अगर बिल्कुल। आपको, लेकिन हमारे यहाँ ये ना कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जाहिल हैं, सॉरी टू से। ट्रू, मैं ये बात 100% कहूँगी कि मेरे क्लिनिक पर जितने अनपढ़ हैं उनके कपल्स इतने अच्छे, सही बात है। इतने खूबसूरत, और जितने पढ़े लिखे हैं उनकी हिस्ट्रीज उतनी खराब, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ना। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, एक्सपोजर ज़्यादा है। Yes. तो अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट आया, तो उसने कहा कि वो जो उसका लाइक हस्बैंड है जिसके साथ उसने निकाह किया है, वो इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, मतलब लड़का बंदी बड़ी अच्छी क्लास से और बंदा लाइक लोअर मिडिल क्लास से और बड़ा मेहनती है और इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ, और ये वो उसको मेरे पास लेके आए। तो मैंने उसको बोला कि आप प्लीज़, आप मेरी तरफ से गुड टू गो है। उसने कहा मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रही थी, मुझे करनी चाहिए। डिटेल सेशन के बाद मैंने कहा कि प्लीज़ बहन इससे शादी कर लो, एटलीस्ट आपको वो मेंटल पीस, वो चीज़ें आप यकीन कर सकती हैं। जैसे उनका निकाह हुआ है और उस बंदे को बहुत अच्छी जॉब मिली, अब वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, उनकी चीज़ें बदल गई, लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है। आपका नसीब, आपका नसीब। आजकल मैं कहती हूँ, मेरे पास कल भी एक क्लाइंट आई थी, मैंने कहा आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी है, आप भला की खूबसूरत हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ जो आपने हमेशा अपने लिए मांगी वो नसीब है। कि अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत अच्छा करे। लास्ट वीक मैं किसी से मिली हूँ, उसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी थी। शादी को 22-23 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 4 बच्चे हैं, हस्बैंड के यही हालात हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैनब, आंखों में आंसू थे उनके, और मुझे कहती हैं कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, कि मैं कहती हूँ हाथ लगाने से मैली हो रही थी वो। उन्होंने मुझे आगे से कहा, उन्होंने कहा कि नसीब वालियाँ जो है ना वो राज करती हैं, और खूबसूरती वाली जो है ना वो रुल जाती हैं। काश अल्लाह ताला मेरा भी नसीब करता और मैं भी आज अपने घर में खुश होती। नहीं, मैंने बहुत खूबसूरत लड़कियों को भी राज करते देखो, देखा जो है। सफर कर रहा होता है ना, वो उसके लिए तो वही सब कुछ होता है। इट्स ऑल अबव ऑल। मैं ज़ैनब एक चीज़ कहूँगी, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, जिंदगी में आप आए अकेले हो, आपने जाना भी अकेले है। इसमें ना जो सिकंदर है ना वो वही है जिसको अकेला रहना भी आता है। आपका हस्बैंड खराब है, आपकी बीवी खराब है, आपके दोस्त खराब है, आपका सारा जहान खराब है, लेकिन तब भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हो कि आपको अपनी तन्हाई से भी मोहब्बत हो। ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ तो मैं मर रहा हूँ और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। इतना आप मेंटली स्ट्रांग, आपकी लाइफ में विजन इतना बड़ा होना चाहिए। हाँ, हमारी लाइफ में ये जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं, फजूल रिलेशनशिप्स पर टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ भी है, आप उनसे पूछ कर देख लें कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। कुछ भी नहीं कोई है। विजन, कोई मिशन हो तो आप कभी भी इस तरह की नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, एनर्जीज। एग्जैक्टली, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना लाइफ में आजकल के बच्चों के अंदर एक चीज डाल दें, आजकल के बच्चों को ना विजनरी माइंडसेट दे दें आप। आपके बच्चों को पता चलेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको बताएं कि इस वर्ड को, इस मुल्क को आपकी कितनी ज़रूरत है। और आपने बच्चों में 2-4 दफ़ा ऐसे इंजेक्शंस लगा दिए और उनको आपने चस्का लगा दिया बच्चों को किसी विजन का, किसी मिशन का, बड़े सोच का, आप देखेंगे आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं। हम तो अभी उनकी बात करें ना जो बच्चे इस वाली लाइन पर हैं, कभी हमें इस पर भी डिस्कशन करनी चाहिए कि हमारी इसी सोसाइटी के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ किस तरह से सेट की हुई है, वो अपना टाइम कैसे यूज करते हैं, वो फोन को कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाइफ के विजन्स क्या हैं, ताकि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत वहां से मोटिवेशन भी मिले। लेकिन हमारे यहाँ ये भी है कि पॉडकास्ट पर ज्यादा इस चीज पे बात होती है,
कि हमारे यहाँ जो है वो बुराई किस तरह से बढ़ हम रही है। प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ना, Problems- ताकि वो ठीक हो सके। ठीक अब है, अच्छा, अच्छे लोगों की बात करें, अच्छे बच्चों की अगर बात करें, बिल्कुल। तो उसमें मुझे ये लगता है कि वो भी हैं जो अपने पेरेंट्स को भी संभाल रहे हैं, अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और क्लियर है उनके गोल्स कि हमने ये अचीव करना है, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स की भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। Of course. पेरेंट, मैं वही बात कर रही हूँ, बच्चे को शायद उस तरह से नहीं पता था कि मैंने लाइफ को किस तरह से डायरेक्ट करना है। पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो आपके ज़हन में डाला होगा ना, बेटा आपने सोच इस तरह से रखनी है। अच्छा, जब भी ये बात होती है, मैं अपनी मिसाल सबसे आगे रखती हूँ। मैं कभी भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनना चाहती थी। मतलब मेरी लाइफ में ये गोल नहीं था। मेरी लाइफ के गोल्स कुछ डिफरेंट थे। मैं पायलट बनना चाहती थी और वो करना चाहती थी। वो अलग बात है, मेरी कुछ उस टाइम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती थी जब मैंने जाना था और सब करना। और मैं जीडी पायलट बन के ना मुल्क के लिए शहीद होना चाहती थी। मैं बड़ा एक पैट्रियट किस्म का इंसान हूँ। लेकिन मेरे लिए अल्लाह ताला ने कुछ और रास्ता चूज कुछ किया और हुआ रास्ता था। उसमें ये हुआ कि मेरी आप जीडी मदर की पायलट ख्वाहिश होती थी। तो आप हमारे साथ कैसे डिस्कशन कर रही होती। एग्जैक्टली सी वो पाथ अल्लाह ताला बनाता है। न्यूट्रिशनिस्ट मेरी मामा चाहती थी मैं बनूं, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं टीवी शोज, पॉडकास्ट, यूट्यूब और वो चीज़ें करूं। जहां हम नेगेटिव मर्द की बात करें, वहां मैं उस पॉजिटिव मर्द की भी बात करना चाहूंगी। वो बाप जो हर वक्त मेरे पीछे खड़ा है, जो खड़ा है कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी बेटियां, अगर हम ऐसे बाप बनाएंगे ना, तो ऐसी बेटियां बनने के लिए, खड़े होने के लिए और जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए वो हमेशा तैयार है। और अगर कभी वो गिरेंगी भी ना, तो उनके बाप उनको संभाल लेंगे। जो मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए हमें अच्छे पेरेंट्स चाहिए अभी, यस, ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अच्छी तैयार कर लेकिन सकें। हमारा प्रॉब्लम ये है ना, हम जिसके साथ एक रिलेशन में जाते हैं, चाहे वो शादी, मैं शादी कोई रिलेशनशिप मानती हूँ, बाकी सब फजूल है। आप शादी में जाते हो, 3 से 4 माह के अंदर अंदर वो फैमिली या वो लड़का आपको इस हद तक डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि मेरा ख्याल है 2-4 साल आपको संभलने में और अपने आप को मेंटली, मुझे लगता है, चौकस करने में ही खत्म हो जाते हैं, या ये समझने में कि मेरे साथ हुआ क्या है। रिसेंटली मैंने एक एग्जांपल देखी है, उसकी डिवोर्स्ड हुई और शादी हुई, फिर डिवोर्स्ड होगी, 2 उसके बच्चे थे। अब वो शादी से पहले सीएसएस करना चाहती थी और लेकिन फिर नहीं कर सकी, क्योंकि शादी होगी, शादी के बाद हस्बैंड के वही टॉर्चर्स, इन लॉज के वही मसले, निकलने नहीं देना, पढ़ना नहीं है, बच्चे पालो। डिवोर्स होगी किसी भी रीज़न की वजह से। उसके बाद उसने यू कैन से कम्प्लीटली 2 जॉब्स की, और फिर उसके बाद उसने सीएसएस क्लियर किया, उसके बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, और अभी उसको एक अनमैरिड बहुत अच्छा लॉयल पर्सन मिला जिसने उसके 2 बच्चों को भी एक्सेप्ट किया और जिसने उस बंदी को भी एक्सेप्ट किया। नाउ शी इज़ हैप्पीली मैरिड कपल। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर औरत के बच्चे हैं ना, तो उसको कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करता, और वो बेचारी है। मर्द के चाहे 10 बच्चे हैं, वो जवान है, उसको मेल कोई डोमिनेंट प्रॉब्लम नहीं कल्चर है ना, है। मेल डोमिनेंट कल्चर है ना, मर्द की तो हर बात पर ही होता है, कुछ नहीं उसको तो इतने, मुझे लगता है इस सोसाइटी में, एशियन कल्चर में, जितना इख्तियार किसी मर्द के पास है ना, उतना किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं इस्लाम ने, कुरान ने मर्द को सुपीरियर बनाया है, लेकिन औरत को भी वहीं साथ साथ रखा है, उसको उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हम वेस्ट की तरफ भाग के जाते हैं। हम कुरान पाक से अगर देखें तो औरत को जितनी इज्जत इस्लाम ने दी है, किसी और मजहब ने या किसी और कल्चर ने नहीं दी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस्लाम के बाद हुई है। हम क्या कर रहे हैं, हजरत खदीजा की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जितनी बड़ी उस टाइम पे तिजारत और वो चीजें वो करती थी, कोई भी नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ा जो होता था वो उनका तिजारती वो होता था काफला। तो ज़ैनब, अगर औरत को खुद ही नहीं पता कि वो एम्पावर्ड है, तो इसमें कसूर हम जैसी औरतों का है कि हमें अपनी वैल्यूज़ नहीं पता। कुरान पाक में ये बात ज़रूर की गई है कि आप सब्र करें, लेकिन नाजायज़ चीज़ों पर खामोश रहना ये कुछ जस्टिस नहीं है, ये सब्र नहीं है। वो सब्र नहीं, हमने सब्र की डेफिनेशन गलत कर दी है, गलत कर दी ना। दीन के मुताबिक तो ये चीज़ें नहीं है। खुला का कॉन्सेप्ट क्यों रखा है? तलाक का कॉन्सेप्ट औरत को भी राइट दिया, मर्द को भी राइट दिया, ऐसी बात नहीं है, और दोनों को राइट दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, औरत भी अपना राइट उस तरह से यूज़ नहीं करी, मर्द तो खैर बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसको जो चीज़ समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि हमारे इस कल्चर में जितने भी घर 80 to 85% जितनी भी खवातीन अपने घर बसा रही हैं ना, वो 90 to 95% अपनी मेंटल हेल्थ को क्रैश करके, उसको तोड़ के, उसको ख़राब करके फिर वो घर बसा रही हैं 100%। और यहाँ पर जो है वो, अगर आप उसको एक थोड़ी सी कंफर्ट जोन दे दो, सपोर्ट दे दो, प्यार के 2 बोल दे दो। मैं इतनी हैरान हूँ ज़ैनब, 25-25, 30 से 40 साल एक औरत ने किचन में गुजार दिए सिर्फ एक लफ्ज़ सुनने के लिए कि उसका हस्बैंड आया कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, और आप किसी और के घर जाएं,
कहती तारीफों मेरे का हाथ, पुल। ओ माय गॉड भाभी आपने कितना अच्छा खाना बनाया, आपके हाथ में कितना टेस्ट है। वो बंदी बेचारी, वो 40 साल की वो औरत है, और वो घर आके इतना रोई कि भाई मैं तरस गई तुम्हारा ये जुमला सुनने के लिए। फिर उसने अपने हस्बैंड को एड्रेस किया कि एटलीस्ट अगर आप मेरी तारीफ नहीं कर सकते खाने की, तो आप किसी के घर में जाकर किसी और औरत की भी खाने की तारीफ ना करें, मुझे बुरा लगता है। फिर उसके बाद हस्बैंड ने खुदारा थोड़ा नोटिस करना शुरू किया कि मेरी बेगम भी खाना थोड़ा अच्छा बनाती है। फिर बहुत बात करने के बाद थोड़ा सा चेंज आया कि कभी कभार अब वो जो हजरत साहब है वो अब ये कह देते हैं, नहीं आज तुमने खाना अच्छा बनाया, एक लफ्ज, नवाजिश उनकी, यही कह एक सकते हो। लफ्ज। जैनब मैं सोचती हूँ कि क्या लाइफ है, आप इतना सा अप्रिशिएट, वो आपकी बीवी है, क्या करेगी वो। हम कहते हैं नहीं वो सर पर आप ही के सर पर चढ़ेगी ना, वो खुश होगी, वो आपके लिए ज्यादा मजीद अच्छे खाने बनाएगी, वो आपको और प्यार देगी। औरत हमेशा हर चीज को डबल करके देती है। True. आप उसको सब्जी ला के देते हो, आपको खाना बना के देती है। आपने उसको सीमन दिया, उसने आपको औलाद दी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको घर में जो है वो उसको आप एक घर देते हो, वो आपको सजा के वापस करती है। आप उसको थोड़ा सा प्यार देते हो, उसको डबल करके देती है, वो हर चीज आपको डबल करके देती है। आप उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको डबल करके देगी। आप उसको थोड़ा सा प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अगर उसके कुछ फ्लॉज भी हैं, कोई ऐसी बात है, लेकिन आपका तरीका इतना खूबसूरत होना चाहिए उसको कन्वे करने का कि वो नेक्स्ट जो आपकी बीवी है उसको फील हो कि हाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए चेंज करना। मैंने सर से पांव तक एक बीवी को अपने हस्बैंड के लिए चेंज होता देखा है। ड्रेसिंग, हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, सब कुछ। इवन दो कि मैंने जो मेरी कुछ दोस्तों के स्पिरिचुअल बिलीव्स थे ना अपने, वो बदल गए, चेंज हो गए, क्योंकि हस्बैंड ऐसा सोचता है। ऐसा हस्बैंड इंजेक्शन लगाता है, इतना स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाता है वो कि बीवी सर से पांव तक जो है ना वो। और ऐसी दीवानी मस्तानियां बीवियां किसको नहीं चाहिए। और अगर आपके पास हैं तो प्लीज आप शुक्र अदा करें कि वो आपका वक्त मांगती है। ये पीछे पड़ी रहती है, इसको सिर्फ हर टाइम चाहिए, टाइम नहीं देता, ये ना शुक्रिया। वो किसका टाइम मांग रही है, आपसे पैसे मांग रही है, एक टाइम ही तो मांग रही है। टाइम ही तो चले। अगर आप कभी नहीं भी दे पाते, बीवी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन अगर मांग रही है तो आप प्यार से भी उसको ये बात कन्वे कर सकते हैं कि वो पॉजेसिव अगर आपके बारे में वो आजकल एक मीम चल रही है ना, वो मैसेज रिकॉर्ड करती है कि हाय आई एम बिजी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। 8 सेकंड लगे, कितना टाइम लग जाता है एक मैसेज करने में। और आपको नहीं पता कि एक आपका मैसेज, एक आपका केयर वाला लफ्ज, एक आपका काइंड वर्ड एक पर्सन की जिंदगी कितना चेंज कर सकता है। नाउअडेज बहुत अंडररेटेड क्वालिटीज, नॉट जस्ट मैन एंड वुमेन, हम सब में, वो है काइंडनेस। इतनी अंडररेटेड ज़ैनब, मैंने अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया पूरे पाकिस्तान में काम करने का, हर कल्चर में। काइंडनेस इतनी अंडररेटेड क्वालिटी है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं हमारे लफ्ज़ों से, हमारे लहजे से। और यही वो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है आपके घरों में। आप जो यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, आजकल आप देखें जो टीचर्स हैं वो किस तरह से बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, किस तरह से उन्हें एक नेगेटिव फीडबैक कम्युनिकेट करते हैं। आप कभी दीन पढ़ें, आपको पता चले कि नेगेटिव बात भी कम्युनिकेट करने का कितना खूबसूरत तरीका बताया कि नेक्स्ट पर्सन का खुद दिल करेगा कि वो अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर दे। लेकिन आप किसी शख्स को जलील करके, आप किसी शख्स को गाल गलोच के बाद आप उस शख्स को पता नहीं कितनी बातें सुनाकर आप उसको कहते हो कि ये आपके अंदर ये चीज़ जो है ना वो कितनी गलत है, वो पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। इस्लाह करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप किस काइंड वे से आप उसको एजुकेट कर रहे हो, कितना पोलाइट वे में, उसको कितनी रिस्पेक्ट। हम अगले बंदे को डीग्रेड करके, डी वैल्यू करके, डी फेम करके और हम पीछे बैठ के खुश हो रहे, ये कैसे लोग। हम में तो इंसानियत भी आजकल ना कुछ लोगों में, ऑब्वियसली कुछ लोग बहुत अच्छे, लेकिन कुछ लोगों में ना इंसानियत भी नहीं है। मैंने देखा उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ। आजकल इतना कॉमन है, बीवी आपके साथ बैठ के रो रही है, हस्बैंड गेम्स खेल रहा है, ऐसे ही है। तुम्हारा तो काम ही रोना है, आप उसको कुशन बन जाओ, आप उसको शोल्डर दे दो, आप दो बोलो, वो सारी रात नहीं बैठ के रोएगी। तुम्हें पता नहीं क्या है, तुम्हारे रोने धोने नहीं ख़त्म होते। ये आजकल की जनरेशन, ये आजकल के मर्दों की बात हो रही है। लेकिन सेम टाइम कुछ आजकल के मर्द ज़्यादा अवेयरनेस है, उनको ज़्यादा इस बात की इंसाइट है कि एक फ़ीमेल को कितना जेंटली और वाइजली ट्रीट करना है। और वो जैसे एक औरत को ट्रीट करते हैं, लिटरली मैं जब देखती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसे मर्द कि इतने अच्छे तरीके से। आजकल की जेन ज़ी में कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं कि उनको अपने राइट्स का पता है, उनको सही और गलत का पता है,
और कुछ लोग स्टैंड लेते हैं आजकल के, बहुत ज़्यादा जो मेल हैं वो अपनी बीवियों के लिए बहुत स्टैंड ले रहे हैं, और वो उन्हें कम्प्लीटली वो कंफर्ट जोन, वो उनको जो सेपरेट हर चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करे। वो अपने घर इवन दो छोड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स को छोड़े हैं अपनी बीवी के राइट्स के लिए, उसको वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करने के लिए। यार सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम लें तो प्रिंस जो है, ये जो प्रिंस चार्ल्स का जो बेटा है छोटा वाला, उसने अपनी बीवी मेगन के लिए सब कुछ छोड़ा है ना। ट्रू ट्रू। अपनी किंगडम छोड़ के वो एक दूसरे मुल्क जाके कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट चला किया उसने, और ये हमारे यहाँ इनके पास कुछ है भी नहीं। वही ना, गोल्ड डिगर है, गोल्ड है। वो बड़े पिछले दिनों बड़ा अच्छी एक वीडियो सुन रही थी, उसने कहा आई एम नॉट गोल्ड डिगर, डायमंड चाहिए। ना गोल्ड है ना डायमंड है, इनके पास टाइम नहीं है, गोल्ड डायमंड तो बड़ी दूर की बात है। खैर ये चीजें तो चलती ही रहेंगी। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम फिर से किसी दिन रखेंगे, मुझे तो टाइम का पता नहीं चला, लेकिन कैमरामैन बता रहे हैं अच्छा खासा टाइम हो गया, तो आई विल टेक अ लीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना खूबसूरत मैसेज जो है ना वो मुबशरा ने दिया है कि आप देखो कि जिंदगी बहुत सख्त है, किसी के लिए जिंदगी आसान नहीं है, यकीन करें। तो अगर आपके दो बोल अच्छे बोलने से, आपके प्यार के दो बोल, आपकी काइंडनेस के दो बोल, मैं ये नहीं कह रही कि किसी गैर के लिए, अगर आपके घर पे इवन आपकी मेड है, आपकी हेल्पर है, उसके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करें। रोड पे चलता हुआ, चाहे कोई वो बिलियनर है या 1 रुपया नहीं है उसकी जेब में, आपके लिए वो सिंपैथी, वो प्यार वही होना चाहिए। और अगर आप अच्छे से ट्रीट करते हो ना, तो यकीन करो जिंदगी आपकी ही आसान होती है, क्योंकि जो आप देते हो वही वापस आता है। व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। तो आपकी मर्जी है, आपको क्या चाहिए। मुस्कुराहट चाहिए तो मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, लोगों को मुस्कुराइए, मुस्कुरा कर देखिए, आपको मुस्कुराहट मिल जाएगी। इज्जत चाहिए, लोगों को इज्जत दीजिए, आपको इज्जत मिल जाएगी। जो चाहिए वो देना शुरू करें, मल्टीप्लाई करके अल्लाह पाक आपको देना शुरू कर देता है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा हर तरह से कीजिए। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स, नेगेटिव चीज़ें जो हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं, मुबशरा डेली देख रही हैं, मैं डेली देख रही हूँ, हमने उन पे डिस्कशन की है। अगर आपके कोई और सवालात हैं, आप चाहते हैं कि मैं और मुबशरा उन पे डिस्कशन करें, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। और जो बातें हमने की हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप या आपकी फैमिली में कोई लड़की, कोई लड़का उसमें से किसी एक चीज़ से भी गो थ्रू कर रहा है या गुजर रहा है, तो प्लीज़ आके कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह से पॉडकास्ट ने हेल्प किया। थैंक यू सो मच।